वंदन मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं इस मंच पर। बहुत बहुत अभिनंदन सभी का, पूरे संत समाज का। मैं निवेदन करूंगा श्री उमेद छतेहरा, नरेश योगी जी, पवन कुमार जी, एडवोकेट पवन जी और जम भगवान योगी जी कि अब ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का अभिनंदन इस मंच पर आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में करें, जिनके नेतृत्व में प्रदेश में एक नई सोच इस रूप में उपजी कि संत महापुरुष सम्मान और विचार प्रसार योजना का शुभारंभ उनके ही चिंतन का साकार स्वरूप है, जहां हम अपने संतों के, अपने ऋषियों महापुरुषों के चिंतन के साथ जुड़े, आज की पीढ़ी जुड़े। सबसे पहले पगड़ी, बुके और साथ में बाबा बालकनाथ का चित्र, करतल ध्वनि, तालियां आप सबकी तरफ से पूरे सम्मान के भाव के साथ ऐसे मुख्यमंत्री जी के लिए जिन्होंने इस परंपरा के लिए हम सबको जोड़ा, प्रदेश में एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की और उस परंपरा से जुड़कर देश भर में हरियाणा अपने आप में एक अग्रणी राज्य जो दूसरों को भी प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस धरा पर गीता का संदेश दिया, ऐसी धरा पर यहाँ के स्कूलों में और विद्यालयों में, कॉलेजेस में, पाठ्यक्रम में गीता का संदेश जहां युवाओं में प्रचारित प्रसारित करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए पढ़ाया जाता है, उन्हीं की प्रेरणा से, मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से उन्हें बाबा बालकनाथ का यह चित्र करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन वंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं अब निवेदन करूंगा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी से, भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, कि वे महंत बाबा बालकनाथ जी, सांसद अलवर जिनकी उपस्थिति है, उन्हें भी इस अवसर पर उनका अभिनंदन करते हुए भी बाबा बालकनाथ का एक चित्र उन्हें भेंट करेंगे। श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, तालियां आप सबकी तरफ से बजेंगे। हमारे मेहमान अलवर के माननीय सांसद निवेदन रामनिवास राठी जी से, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, उनका अभिनंदन वंदन इस अवसर पर करें। इस कार्यक्रम में उनकी गरिमामय उपस्थिति को हम वंदन करते हैं और आपके करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ देवियों सज्जनों, आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है आज के इस अवसर पर। राजकुमार जी, सूरज भान जी, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। महंत शिवनाथ जी कटक ओडिशा से, जिनका शुभागमन हुआ हम सबके बीच, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है, ऐसी विभूति जिन्होंने अपने सोच और चिंतन से देश भर में बाबा गुरु गोरखनाथ की स्मृति और चिंतन को पहुंचाया है। ओम प्रकाश धनखड़ जी के अभिनंदन और पगड़ी पहनाने के बाद उनका भी, यानी महंत शिवनाथ जी का भी इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन होगा। राजकुमार जी, सूरज भान जी, मैं उनके निवेदन करूंगा कि वे महंत शिवनाथ जी कटक से, ओडिशा से पधारे, उनका भी इस अवसर पर अभिनंदन करें। निवेदन रामनिवास राजकुमार जी और सूरज भान जी, माननीय पूज्य महंत शिवनाथ जी की गरिमामय उपस्थिति को हम नमन वंदन करते हैं। आइए ऐसी विभूति जिन्होंने बाबा गुरु गोरखनाथ की परंपरा को जन जन तक पहुंचाया, जीवन का सार समझाया, योग की पद्धति से जोड़ा, ऐसे महंत शिवनाथ जी के श्री चरणों में हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। श्री अशोक शास्त्री जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे हम सबके बीच, डॉक्टर हंसराज जी की, अभी वो हम सबके बीच पहुंचने वाले हैं, लेकिन अब मैं निवेदन करूंगा कैप्टन सुभाष चंद्र योगी जी, अखिल भारतीय योगीनाथ समाज सेवा संगठन से, कि वो आए और यहां आकर मुख्यमंत्री महोदय का और मंचासीन सभी विभूतियों का, आप सबका स्वागत करें, स्वागत संबोधन के साथ। समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए समय की सीमा का ध्यान रखते हुए ये सारे संबोधन आप सभी करें, इस बात का निवेदन। कैप्टन सुभाष चंद्र योगी जी। बोलो बाबा गोरखनाथ की, बाबा गोरखनाथ की, बाबा गोरखनाथ की, नौ नाथों की, 84 सिद्धों की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं सबसे पहले हमारे पूजनीय आदरणीय संत गणों के चरणों में प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जो हमारे समाज को ऐसे त्योहार रूपी ये दिन दिया। इसी के लिए मैं कहता हूं सभी एक ताली बजाए साहब के लिए।
इसी कड़ी में हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष यानी हमारे हरियाणा के सेनापति श्री धनखड़ जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी कड़ी में आगे हमारे प्रदेश महासचिव वेदपाल जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच में प्रदेश महामंत्री विधायक मोहनलाल बड़ोली जी का मैं यहां हमारे बीच में आने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इसी कड़ी में आगे चलते हुए हमारे जिला के प्रदेश अध्यक्ष राणा साहब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे मेयर रेणु गुप्ता जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जितने भी हमारे शासन प्रशासन के और हमारे समाज के जितने भी पदाधिकारी हैं मैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे सामने जो हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा, हमारी मातृशक्ति, उनको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। इसी कड़ी में मैं आगे चलते हुए मैं कुछ आज मुझे 43 दिन हो गए हैं इसी प्रोग्राम में आगे चलते चलते मैं कुछ अपनी नहीं जिन हमारे समाज के बंधुओं ने जो बुद्धिगण जनों की उनकी मैं व्याख्या, उनकी पीड़ा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने जो कि हमारे प्रदेश के राजा हैं उनके सामने मैं कुछ अपनी बातें रखता हूं जो हमारे समाज ने मुझे दी है और मैं सबको मैं सुनाता हूं। हमारे समाज के जो गणमान्य लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो पुराने हैं, उनका ये कहना है बेटा कैप्टन हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारा जो राजनीतिक ताला है वो अभी लगा हुआ है, अभी तक भी हमारा ताला लगा हुआ है। और हमारे बीच में हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जो अभी तक ये आवाज उनके कानों में नहीं गई हुई है। और आपकी ड्यूटी है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं हमारे प्रदेश के राजा हैं और राजा के सामने ये बात हमारी जरूर पहुंचानी है। मैं निवेदन करता हूं अपने मुख्यमंत्री जी साहब से, जो हमारे समाज की ये जो ताला लगा हुआ है माननीय, इस ताले को हम चाहता है जोगी समाज आपके कर्मलों द्वारा ही ये ताला खुले और हमारी भी समाज में, सरकार में, राजनीति में भागीदारी हो। ये जो युवा आपके सामने बैठा है ये युवा की पीड़ा है, क्योंकि आपकी सरकार ने हमें इतना मान सम्मान दिया है। आज हमारे 31 सरपंच हैं जो आपकी भाजपा सरकार की देन है। आज तक हमारे 76 साल में इतने सरपंच कभी नहीं बने। मैं आपका और आपकी पूरी टीम का, भाजपा सरकार का, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ मैं गांव में गया, उस गांव की महिला 70 साल की बोली बेटा जो ये कोरोना काल था, इस कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। सरकार ने हमें लोन दे दिया, हमने लोन ले लिया, पैसा था नहीं, लोन के साथ साथ हमारी रिटर्न भी भरवा ली, हमने रिटर्न भर दी। ऋण लेने के लिए, चुकाने के लिए इनकम और सोर्स ज्यादा दिखाना पड़ता है तभी ऋण मिलता है। हमने ऋण ले लिया, दुकान कर ली, हमारा पीला कार्ड बना हुआ था। जैसे हमने ऋण लिया, दुकान चालू करी, दुकान तो नहीं चली लेकिन बैंक का सिस्टम चालू हो गया और जो हमारा पीला कार्ड था वो पीला कार्ड भी खत्म हो गया। जो सरकार की तरफ से हमें सहायता राशन मिलता था वो राशन खत्म हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़कर बेटा मेरी तरफ से प्रार्थना करना कि जो हमारा पीला कार्ड है वो पीला कार्ड हमारा बना रहे। इसी के साथ हमारी कुछ माताएं ऐसी हैं जिन्होंने मैंने बीच में घेर लिया और बोली बेटा कैप्टन जो हम बच्चे सुबह स्कूल में भेजते हैं तैयार करके, हम चाहती हैं कि आगे है हमारे बच्चे सर्विस में लगे, अफसर बने, डॉक्टर बने। हम भी चाहती हैं कि आगे हमारे जब हम बुजुर्ग हो ये हमारी रक्षा करे, हमारे साथी बने, हमारी देखभाल करे। जो हम डीएन टीम आए कुछ टाइम के लिए
और कुछ टाइम के बाद हम डीएनटी से निकल गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे प्रदेश के राजा हैं, इस चीज की हमारी वकालत करे और हमें डीएनटी में नहीं तो एसटी में हमें रखा जाए। ये मेरी मांग नहीं है, ये समस्त जोगी समाज की मांग है। क्योंकि सभी को पता है जोगी समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ, बहुत ही सीधा, और ये भगवानदारी है, ये बीजेपी का है और किसी का नहीं है, और बीजेपी का ही रहेगा। मेरी प्रार्थना है, मेरे समाज की प्रार्थना है, जो ये पीड़ा छोटे छोटे 3 हैं, ज्यादा नहीं, एक तो हमें डीएनटी है एसटी में, और जो हमारे बहुत ही गरीब समाज है जिनके ऋण लेने से पीले कार्ड कट गए, उनका पीला कार्ड बन दिया जाए। और जो हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी है, क्योंकि हमारी जिले से ऊपर कहीं भी नहीं है, हम भी चाहते हैं कि आपके कारण ये जो ताला लगा हुआ है ये ताला खुल जाए, क्योंकि आप ही एक ऐसे शासक हो जो ये काम कर सकते हैं। हमारे समाज में आपसे ज्यादा किसी पर विश्वास नहीं है, तो मेरी पुण्य प्रार्थना आपसे ये भी हमारा छोटा सा काम कर दिया जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब की, माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब की, बाबा गोरखनाथ की, हमारे प्रदेश के सेनापति प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब की, धनखड़ साहब की। जय हिंद, जय भारत, जय जोगी समाज। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब का। मैं निवेदन करूंगा श्रीकांत योगी, हमारे ऐसे युवा साथी जो उस चिंतन से जुड़े हैं जो बाबा गोरखनाथ की परंपरा से है, और उसी चिंतन से आज की पीढ़ी के माध्यम से अपने आप को जोड़कर बाबा गुरु गोरखनाथ के विचारों को आगे तक पहुंचाते हैं। श्रीकांत योगी जी आपके सामने। सबसे पहले तो सारे समाज की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, और मेरे साथ एक बार आप मिलके नारा लगाइए, गुरु गोरखनाथ महाराज की, जोगी समाज की। मैं मंच पर बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी का, हमारे महंत बालकनाथ जी, शिवनाथ जी और समाज के महंतों का, और हमारे समाज के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उन सभी का, हमारे बीजेपी से विधायक और बीजेपी के और साथी जिन्होंने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग दिया, उन सब का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस गोरखनाथ प्रकट उत्सव पे हरियाणा से आए जोगी समाज के सभी माताएं, बहनें, युवा साथी और बुजुर्गों का यहां पहुंचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज पहली बार ऐसा हुआ है जिस समय जोगी समाज के सभी संगठनों ने मिलकर ये साबित कर दिया कि जोगी समाज एक है, और हमारे सामने कोई भी समाज की एकता के सामने हमारे साथ वो टिक नहीं सकता। इसके साथ साथ ऐसा ही हुजूम हमने एक बार पहले भी देखा था, जब फतेहाबाद में रैली हुई थी, डीएनटी की जो रैली थी, उसमें भी हमारे इसी जोगी समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने भी डीएनटी में लाकर हमें वो सौगात दी थी। आज इस मंच पर मैं देख रहा हूँ युवा साथी बहुत कम बैठे हैं, हमारे समाज के वरिष्ठ लोग ज़्यादा बैठे हैं, लेकिन मैं आज आप सबसे वादा करता हूँ कि अगली बार जब भी गुरु गोरखनाथ जी का उत्सव होगा, हमारे युवा साथी भी इस मंच पर हमारे बुजुर्ग नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठेंगे और अपनी बात रखेंगे। इसके साथ साथ मैं एक बात और रखना चाहूँगा, जो भी ये कार्यक्रम तो हमारे समाज ने, जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, आप सभी जानते हैं, उन्होंने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया, लेकिन इस हमारी जोगी समाज की एकता और इस हुजूम को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, इतना हमें विश्वास है कि अगली बार माननीय मुख्यमंत्री जी खुद हमें बुलाकर कहेंगे कि बताओ भाई जोगी समाज का कार्यक्रम किस शहर में करना है और कब करना है। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। ऐसे युवाओं के लिए, युवा साथियों के लिए तालियां आप सबकी तरफ से जोरदार बजनी चाहिए। श्रीकांत योगी,
और हमारे सामने बहुत बड़ी संख्या में हमारे युवा साथी भी बैठे हैं। ये तो हमारे संस्कार हैं कि बड़ों के साथ जहां बड़े विराजमान हों उनके श्री चरणों में ही हमें अच्छा लगता है बैठना और उनकी सेवा करना और उनके विचारों को सुनना। और आज हम सबको ये अवसर मिल रहा है। तेजपाल योगी जी अखिल भारतीय योगीनाथ समाज सेवा संगठन से, उनकी तरफ से मैं उनसे निवेदन करूंगा तेजपाल योगी जी की आएँ और संक्षेप में अपनी बात भी आपके सामने रखें। ये अवसर हम सबके लिए बहुत विशेष है क्योंकि ये श्रद्धा का भाव लिए हुए एक आयोजन है। तेजपाल जी। बोलो भगवान गुरु गोरक्षनाथ महाराज की, बोलो भगवान गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस गुरु गोरक्षनाथ स्मृति उत्सव में आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे महंत श्री बालकनाथ जी और महंत श्री शिवनाथ महाराज जी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और इस प्रदेश के हरियाणा प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी और इस करनाल शहर की मेयर और मंचासीन सभी साधुगण और जो भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी मंत्रीगण और मेरे सामने सभी मीडिया कर्मी पत्रकार बंधु माता और बहनें और मेरे जोगी समाज के हरियाणा के कोने कोने से आए हुए मेरे समाज का बुजुर्ग महिला जो सुबह से 6 बजे से उठ के आज आपने इस योगी समाज का मान सम्मान बढ़ाया है, मैं इसके लिए पूरे योगी समाज को हृदय गहराई से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने जो आज ये संगठन, जो आज आपने ये एकता दिखाई है, इसके लिए मैं अपने समाज का ऋणी रहूंगा और अपने समाज को ये निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से आप ऐसे ही आगे भी पूरे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आज बड़े ही हर्ष का विषय है, राज्य सरकार हमारे आदर्श गुरु महायोगी गुरु गोरक्षनाथ का राज्य स्तर पर जो है प्रकट दिवस यानी स्मृति दिवस मना रही है। मैं पूरी हरियाणा सरकार का, यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का और उनके सभी कार्यकारिणी का यहाँ हृदय की गहराई से पूरा जोगी समाज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। मुख्यमंत्री जी आपने जो आज पूरे हरियाणा के जोगी समाज का जो मान सम्मान बढ़ाया है, हम इसके लिए पूरे मुख्यमंत्री जी के साथ साथ पूरी हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हैं। और मैं वैसे तो गुरु गोरक्षनाथ जी के बारे में बहुत कुछ कहा सुना है, मैं कुछ चंद शब्दों में अपनी बात रखनी चाहता हूं। गुरु गोरक्षनाथ जी भगवान शिव का योग स्वरूप है, लेकिन हर युग में वे धरती पे हर युग में अवतार लेते रहते हैं। जैसे कि पहले राजा भरतरी जी उज्जैन की नगरी के राजा भी गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य हुए हैं। राजा द्वापर युग में श्री कृष्ण जी रचित गोरक्ष स्तवन में स्तुति व उल्लेख भी मिलता है। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण और आदि में श्री भगवान गुरु गोरक्षनाथ का उल्लेख है। मैं गुरु गोरक्षनाथ जी 9 सिद्धों में 9 जो नवनाथ हुए उनमें हमारे जो प्रथम गुरु गोरक्षनाथ जी हुए हैं। मैं अपनी हरियाणा सरकार से, मुख्यमंत्री से ज्यादा न कहता हुआ जोगी समाज की जो पीड़ा है वो आपको हमने एक जो है ना एक मांग पत्र आपको पहले ही सौंप चुके हैं। मैं जो भी हमारे जोगी समाज का जैसा कि राजनीति में भागीदारी है, चाहे वो बच्चों के शिक्षा के लिए छात्रावास की व्यवस्था है या हमारे जो गरीब कल्याण के लोग हैं उनको छात्रवृत्ति की शिक्षा में छात्रवृत्ति की योजना है, सारी डिमांडें मैं मुख्यमंत्री को लिख के दे चुके हैं। हम इस मंच के माध्यम से अपने माननीय मुख्यमंत्री से ये कहना चाहते हैं पूरा समाज कि आप भी जोगी समाज का इस हरियाणा में आप भी जो है जो आज आपने मान सम्मान बढ़ाया, आगे भी हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं आप राजनीति में या उसमें जो सर्विस में भागीदारी दी जाए। मैं ज्यादा ना कहते हुए पुनः एक बार पूरी हरियाणा सरकार का, यशस्वी मुख्यमंत्री का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे गुरु गोरक्षनाथ स्मृति उत्सव को मना करके हमारा मान बढ़ाया है। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु गोरक्षनाथ। बहुत बहुत आभार श्री तेजपाल योगी जी का। दिव्य सज्जनों, अखिल भारत वर्षीय नाथ समाज के राष्ट्रीय संयोजक संरक्षक पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा श्री अनूपनाथ जोगी जी से मैं निवेदन करूंगा, हांसी में इतिहास के प्राध्यापक भी हैं, नाथ परंपरा पर बहुत गहन शोध और कार्य किया है
अनूपनाथ जोगी जी ने। इस अवसर पर मैं उन्हें उनके संबोधन के लिए बुला रहा हूं। श्री अनूपनाथ जोगी जी। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए सभी संतों की। दानवीर कर्ण की पवित्र भूमि में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से आए मेरी माताओं, बहनों और भाइयों, आज के इस ऐतिहासिक दिन में मैं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हम सब के पूजनीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महंत बाबा बालकनाथ जी महाराज, महंत शिवनाथ जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय संत डॉक्टर विलासनाथ जी महाराज, महंत बादलनाथ जी, महंत सुरेंद्र नाथ जी और अन्य जितने भी संत इस पावन भूमि पे आए हैं, उन सब का दिल की गहराइयों से सम्मान करता हूं। हम सब के संगठन मंत्री माननीय रविंद्र राजू जी, माननीय रविंद्र सक्सेना जी, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक समरसता को हरियाणा में आगे बढ़ा रहे मंजुल पालीवाल जी, पिछड़ा वर्ग के कर्णधार जिनका नाम ही कर्णदेव कंबोज जी, प्रदेश के हमारे यशस्वी अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम जी भारद्वाज, उनकी पूरी टीम, प्रदेश अध्यक्ष सूरजभान जी, प्रदेश महामंत्री वेदपाल जी और पूरे हरियाणा की आन बान और शान, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर कुश्ती के खेल में हम सबका, न केवल हम सबका, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया, हमारी लाडली बेटी बहन कमलेश योगी जी, हमारे प्रथम एचसीएस महेश योगी जी, द्वितीय एचसीएस मनोज योगी जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अशोक बल्हारा जी, पंजाब के अध्यक्ष दलजीत जी और बहुत ही सुंदर मंच संचालन कर रहे जैनेंद्र जी, इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा और एकाकार करने वाले पिछले 3 रात से शायद वो सो भी नहीं पाए होंगे और जिन्होंने पूरे प्रदेश के लंबे समय तक संगठन की कमान संभाली हुई है, हमारे प्रिय भाई वेदपाल जी, महामंत्री एडवोकेट साहब, श्रीमती रेणु जी, जिन्होंने प्रथम हरियाणा में प्रथम करनाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में गुरु गोरखनाथ जी का एक ऐतिहासिक कार्य किया और वो ऐतिहासिक कार्य था गुरु गोरखनाथ की चौक की व्यवस्था इन्होंने करवाई। बहुत ही माननीय हमारे जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, मंचासीन स्थिति जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं, उन सबको मैं नमन करते हुए आप सबको, क्योंकि आज का जो ये दिन है बड़ा ऐतिहासिक दिन है, पूरे भारतवर्ष में ये पहला हरियाणा स्टेट है जो गुरु गोरखनाथ स्मृति उत्सव मना रहा है, तो समस्त हरियाणा वासियों के लिए गर्व और गौरव की बात है। हरियाणा वो पहले जो एक नस्तर की तरह हमारे दिल में चुभता था, एक अक्सर कि गोरख धंधा गलत कार्य के लिए प्रयोग किया जाता था। यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी वो पहले शख्स हैं जिन्होंने भारत में इस गोरख धंधा शब्द को बैन करवाया। यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी वो शख्स हैं जिन्होंने इस समाज को डीएनटी के अंदर, फतेहाबाद की रैली के अंदर जो घोषणा की थी, उस डीएनटी के कार्य के आगे सबल बनाते हुए डीएनटी में डलवाया। और माननीय मनोहर लाल जी ही वो शख्स होंगे कि डीएनटी से आगे आपके समाज को शेड्यूल ट्राइब की तरफ लेकर के जाएंगे। आज पूरे भारतवर्ष में 2 संत राज कर रहे हैं। पहला संत योगी आदित्यनाथ जी आपके उत्तर प्रदेश में, और दूसरा संत आपके हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी, और तीसरे जो संत आपके पड़ोसी राज्य राजस्थान में आने वाले हैं महाराज बालकनाथ जी महाराज होंगे। योगी जोगी नाथ हैं क्या?
ये वो लोग हैं जो हार्ड मास के दिखते हैं, लेकिन उस महान परंपरा को, सदियों से सनातन परंपरा को सहेज रहे हैं। गुरु गोरखनाथ जी मात्र एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये नाथ परंपरा का नाम है। भगवान शिव से शुरू होकर के 84 सिद्धों की यह परंपरा है, 9 नाथों की यह परंपरा है। और इस परंपरा को आप श्री राम के समय देखेंगे, श्री कृष्ण के समय में देखेंगे, जैन मुनियों के समय में देखेंगे, 84 आगमों के बोध के समय में देखेंगे। अगर आप गुरुद्वारा साहिब में भी जाएंगे तो आई पंथ की जो पंक्तियां हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसी महान परंपरा के आप सब अनुयायी हैं, ऐसी महान परंपरा के आप सब शिवांश हैं, और करनाल की धरती पर आप आए हैं। मैंने माननीय मनोहर लाल जी को अभी कुछ चंद दिनों पहले एक समिट में सुना, और कमाल की बात उन्होंने कही कि मैं परिवारवाद में विश्वास करता हूं, लेकिन मेरा परिवार पूरे का पूरा हरियाणा का जो समाज है वो पूरे का पूरा मेरा परिवार है। उन्होंने कहा मैं जातिवाद में विश्वास करता हूं और समस्त 36 बिरादियां मेरी जाति हैं। कितनी बड़ी बात इन्होंने कही। ऐसा ही ये नाथ समाज, माननीय मनोहर लाल जी, मैं आपसे आग्रह और बताना चाहता हूं कि यहाँ पर मात्र 2 जातियां इस समाज के अंदर, एक नर और एक नारी, ऐसा नाथ संप्रदाय है। इस तरह एक ही धर्म है जिसका नाम है मानवतावाद। ये किसी अन्य धर्म को नहीं मानता, जो भी नाथ में आ गया वो नाथ में समा गया। जितने भी ये भाई बंधु आ रहे हैं, जितने भी 2 तरह की परंपराएं, नाद और बिंद की परंपरा, क्योंकि बहुत पूजनीय हमारे गुरुजी बैठे हैं, बहुत विद्वान बैठे हैं, वो बहुत विस्तार से आप सबको बताएंगे। अब समय की मर्यादा भी है, इस महान परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने प्रदेश महामंत्री के माध्यम से अपना ज्ञापन समाज की मांगों के लिए दे भी दिया, फिर भी मैं आपसे, पूरे समाज से सहमति चाहता हूं। आप सबका आशीर्वाद मिले तो माननीय मनोहर लाल जी आप सबकी आज मांगों को बड़े दिल से देंगे, क्योंकि ये सामान्य मंच नहीं है, ये गुरु हमारे गोरखनाथ जी का मंच है, और जहां गुरु जी विराजमान है वहां पर बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की। ऐसे गुरु की चरणों में नमन करते हुए मेरी पहली मांग है, हरियाणा में गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। मेरी दूसरी मांग है, समाधि स्थल, जो वर्षों से हमारे समाधि स्थल थे, क्योंकि नाथ परंपरा में समाधि की परंपरा है, आज विधर्मी लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनको संस्कृति का पता नहीं, उनके लिए दुनिया भर की जगह पिछली सरकारों ने दी हुई है, और ये जो नाथ संप्रदाय जिनकी अपनी समाधि स्थल थी उन पर भी लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो ऐसे समाधि स्थल, और वर्षों से भूमि के ऊपर मालिकाना हक को रखते हुए, लेकिन आज भी उनके नाम से वो संपत्ति नहीं है, उनके नाम आज आप कर दीजिए माननीय मुख्यमंत्री साहब। घुमंतु की जो मांगे हमारी है, देखिए जोगीनाथ समाज किस प्रकार का समाज है। हम अपनी मांग नहीं रख रहे, हम कह रहे हैं घुमंतु वर्ग, जिसमें आपने 25 जातियों को शामिल किया है, उनके लिए जो 5 नंबर का प्रावधान किया, उसमें ना इधर SC और BC को आप कृपया करके निकाल दीजिए, इन बच्चों का कल्याण कर दीजिए। पिछड़ा वर्ग की कुछ मांगे, क्योंकि ये वर्ग पिछड़ा में आता है। BCA और B, जिसमें 16+11 का है, आप क्लास 1 और 2 में दे दीजिए। पंचायती राज संस्थाओं में पंच से लेकर के और ऊपर तक आप उनमें भी BCA और B को 16 और 11 दे दीजिए। और अभी पारंपरिक संगीत वादकों ने, जिसमें सारंगी वादक जो चंद ही बचे हैं, और जो हमारे शिव विवाह के जो वाद्य यंत्र को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए आप भरण पोषण की व्यवस्था कर दीजिए, और उनकी पेंशन की राशि को आप बढ़ा दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि आपका करनाल आपका क्षेत्र है, यहां पर एक आप रिसर्च सेंटर जो नाथ संप्रदाय के नाम से, पानीपत क्योंकि हरिद्वार की नगरी में उनका रास्ता जाता है, वहां पर रिसर्च सेंटर, क्योंकि गोगा मैडी
ऐसा हरियाणा में कौन सा घर है जो जहारवीर गोगा को नहीं मानता, और जहारवीर गोगा को मानने वाले उनके गुरु को भी मानते हैं। तो ऐसे रास्ते में जहां हिसार पड़ता है वहां रिसर्च सेंटर की स्थापना कर दीजिए। क्योंकि समय का अभाव है, बाकी जो अन्य मांगे हैं मैं ज्ञापन के माध्यम से आपको अर्पित करता हूं। और मैं गुरु गोरखनाथ जी के अनुयायियों से भी अनुरोध करता हूं, एक बार जितना जोरदार जयकारा आप सबका होगा उतना ही ये विशाल समापन होगा। और मैं अंत में एक व्यक्ति विशेष को धन्यवाद करता हूं, मेरे परम मित्र संजय भाटिया जी, जिन्होंने इस प्रोसेस को चलाया। आज उनके बेटे चांद भाटिया जी आए हुए हैं, उस भाई को जिनको कर्नाटक में ड्यूटी दी गई है, आज वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन इतने प्यारे और इतने अच्छे सांसद हम सबको मिले हैं, वो भी माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, उनका भी धन्यवाद। अंत में जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की, बोलिए जोगी योगी नाथ समाज की। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार अनूपनाथ जोगी जी। आप सब ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपनी जो मांगे हैं, आपका अधिकार भी है, आपने बड़े अधिकार के साथ वो मांगे रखी हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम थोड़े कम समय में बाकी संबोधन करके मुख्यमंत्री महोदय विस्तार से आपके साथ समय निकाल कर बात कर सके, इसके लिए समय की सीमा का थोड़ा सा हम ध्यान रख रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर है बाहर सामने की तरफ, दर्शक बहुत सारे हमारे बाहर से आए हुए मेहमान साथी वहां दूर खड़े हैं, अगर पांडाल के दोनों साइड में यानी दाएं और बाएं तरफ आकर खड़े हो सकते हैं, उन्हें आने की अनुमति दे दें ताकि वो मंच के थोड़ा करीब आ जाएंगे। और वहां बहुत दूर के बजाय मंच से नज़दीक होते हुए पांडाल के दोनों तरफ दाईं बाईं तरफ खड़े होकर वे इस कार्यक्रम को देख सकेंगे और सुन सकेंगे सभी को। और ये कार्यक्रम जो कि हरियाणा की पावन धरा पर है, लेकिन इस कार्यक्रम में अलग अलग प्रदेशों की अनेक विभूतियां यहाँ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हैं। और उन्हीं में से एक डॉक्टर हंसराज जी, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के माननीय सदस्य, विधायक वहां से पूर्व उपाध्यक्ष रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के, एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए उनका स्वागत भी करें और निवेदन करें डॉक्टर हंसराज जी से, माननीय विधायक हिमाचल प्रदेश विधानसभा, कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें इस अवसर पर। आप सभी को मैं हिमाचल नाथ समाज की तरफ से आदेश आदेश कहता हूं। इस तरह से नहीं होता आदेश आदेश। आप लोग इतने सारी संख्या में हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का सानिध्य आप लोगों को आज मिला है और बहुत सारी विभूतियां आपके बीच में हैं, तो मुझे लगता है आदेश आदेश मुख्यमंत्री जी को इस तरह से जाना चाहिए कि हरियाणा के जितने भी जोगी समाज के लोग हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह भी चाहते हैं। एक बार मेरे साथ जो है वो आप आदेश आदेश कहेंगे, आदेश आदेश। आज गुरु गोरक्षनाथ जी की ये जो स्मृति उत्सव माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की अगुवाई में यहाँ पर मनाया जा रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने कम से कम, ये हरियाणा पहला राज्य हो गया है जिसने नाथ समाज के, जोगी समाज के लोगों की दुख और सारी समस्याओं को सुनने का जो है वो आज ये मंच यहाँ पर साझा किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, आपका और बालकनाथ जी का। मेरे गुरु शिवनाथ जी यहीं पे हैं, इसी मंच पे हैं। माननीय आप सभी प्रमुख लोग, मंचासीन, सम्मानित मंच सारे लोग, और भाई तेजपाल जी भी यहाँ पर हैं, आप सभी लोग यहीं पे हैं। मैं इतना समय है नहीं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करना चाहूँगा, ये कुदरती आज का जो मौका मुझे मिला है, चूँकि मैं चंबा, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के चुरा विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, और भाई साहब जो यहाँ पर मंच संचालन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो तीसरी बार के विधायक हैं। मैं आपके बीच से, आपके समाज से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज देखिए किस तरह का मौका बना है।
मनोहर लाल खट्टर जी, जब मैं 12 में पहली बार चुनाव लड़ा था तो मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से ही विधायक बना था, क्योंकि ये प्रभारी थे उस टाइम वहां पर हमारे चुराह विधानसभा क्षेत्र में। तो मनोहर लाल खट्टर जी का लगाया हुआ पौधा हूं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यहां पर सब लोग शायद इत्तेफाक रखें ना रखें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जोगियों के, नाथों के या भगवान शिव जी का जो भगवा है उसको अगर ध्वज में ग्रहण किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है। जिस लोग तो आजकल जो है वो आपने देखा है हर कोई भगवे में घूमता है, लेकिन हम लोग जो हैं वो जन्मजात भगवाधारी हैं, ये हमको महसूस करना चाहिए। ये बोलने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। हमारी जात बरादर को हमें जो है वो जात के रूप में देखा जाता है, लेकिन मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि हम जात नहीं हैं, कोई बिरादरी नहीं है, हम लोग पंथ हैं, पंथ। हमारे बीच में कोई भी आ सकता है, चाहे किसी भी जात बरादरी से हो। हम कोई जातिवाद फैलाने नहीं आए हैं, लेकिन ये जरूर कहने आए हैं कि जो आप लोगों को, हम लोगों को कभी सपेरा कहा जाता है, कभी भिखारी कहा जाता है, कभी मांगने वाला कहा जाता है, जब तक आप संगठित नहीं होंगे, मैं ये स्पष्ट मंच से कह रहा हूं आपको, और अगर आप मनोहर लाल खट्टर जी की अगुवाई में संगठित हुए हैं तो आप इसका परिणाम भी देख लेंगे। चाहे बोर्ड गठित होगा, चाहे आपके लिए कोई संस्था गठित होगी, पर माननीय मनोहर लाल खट्टर जी आपको गठित करके देंगे, ये मैं विश्वास जो है वो आपको दिलवाता हूं। मुझे आज के दिन सिर्फ इतना ही कहना है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का और अन्य लोगों का संबोधन हम लोगों को सुनना है। मैं हिमाचल से जो शिव भूमि है वहां से चल करके इसीलिए आया हूं कि हम लोगों को, चाहे हमारे यहाँ हरियाणा में नाथ समाज के लोग हैं, चाहे हमारे राजस्थान में है, चाहे पंजाब में है, चाहे वेस्ट बंगाल में है, या हिंदुस्तान के किसी कोने में भी हैं, हम लोगों को संगठित होना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपकी वैल्यू बनेगी। नहीं तो 4 लोग इधर जाओगे, 4 लोग उधर जाओगे, 5 लोग उधर जाओगे, कोई वैल्यू नहीं होती है। असंगठित लोगों को कोई नहीं पूछता है, ये बात आप लोग समझ जाओ। हम लोग आपके यहाँ जो है वो विस्तार भी करेंगे। मैं आपके यहाँ हर गांव, हर चौराहे, हर नगर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम लोग जो यहाँ नाथ समाज के प्रमुख लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी यही गुजारिश है कि लीडर बनने के लिए नहीं आए हैं, लीडर तो हैं हम, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस परिवार में हमने जन्म लिया है, जिस पंथ में हमने जन्म लिया है, उसका विस्तार होना चाहिए। क्योंकि हमारे पूर्वज जितने भी रहे हैं, चाहे वो 84 सिद्ध रहे हैं, चाहे नौनाथ रहे हैं, उन्होंने जो है वो सनातन हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो एक मुश्त जो है वो काम किया है। आज अगर हिंदुस्तान में हिंदू जो है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी के अगुवाई में चल रहा है, चाहे अन्य संतों की अगुवाई में चल रहा है, मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ नाथ और योगी सभाओं की वजह से है, उनके आंदोलनों की वजह से है। ये बाहर क्या हो रहा है इसमें मत जाया करो, ऐसे ही भटकते हैं लोग, भटका ना करो। जो यहां से बोला जा रहा है उसको सुनो। एक बार भारत माता की जय सब लोग बोलेंगे, भारत माता की। जिनकी 2-2 हाथ हैं, दोनों मुट्ठियां जिनकी मौजूद हैं, भगवान ने, ईश्वर ने, गुरु गोरखनाथ ने ठीक रखी हुई हैं, दोनों मुट्ठियां भींचते हुए आप लोग जो है वो भारत माता का उद्बोधन करेंगे, भारत माता की। अभी फीलिंग आई आप लोगों की कि नाथ समाज भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल खट्टर जी के साथ मिल करके जो आपकी अपेक्षाएं हैं, आपकी उम्मीदें हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, वो सारी की सारी हल करवाने के लिए मैं एक वकील के नाते आपके बीच में आया हूं। और मुझे विश्वास है माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से हमारे संगठन के लोग अंत में खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, वैसे ही समाज में जो हमें अंत पे धकेला गया है, हमारे नाथ समाज के, हमारे जोगी समाज के लोगों को, उनको आगे बढ़ाने में हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे सारे वरिष्ठ लोग जो मंचासीन है वो सारे काम करेंगे। मैं बालकनाथ जी से ये आग्रह करना चाहूंगा, आप चूंकि माननीय सांसद भी हैं और आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं हमारे समाज के लोगों की,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम आपसे फिर मिलेंगे एक बार, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस तरह से आज ये संगठित हुए हैं, इनका संगठन और मजबूत हो। जिस तरह से मुझे सूची दी गई है कि 20 से 22 लाख के तकरीबन जो है वो जोगी समाज के लोग जो है वो हमारे हरियाणा में हैं। चाहे वो आज करनाल में इकट्ठे हुए हैं, वो कल हिसार में भी हो सकते हैं, कल जो है वो हमारे किसी भी कोने में इकट्ठे हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बस ये होना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपकी सुनवाई होनी है। मैं ये इतना ही कह करके, माननीय मुख्यमंत्री जी का अपार स्नेह मुझे तो मिला ही है। मैं तो आज पिछले 15 सालों से एक्टिव पॉलिटिक्स में विधायक हुई हूं, पिछली बार विधानसभा का उपाध्यक्ष भी रहा मैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा खट्टर जी को कि आपकी बहुत बहुत जो है वो कृपा हमारे समाज पर रहेगी अगर आप जो है वो एक अदद बोर्ड या इस तरह की संस्था गठित कर दें जो हमारे लोगों के समस्याओं को जो है वो वहीं पर जो है वो समाप्त कर दे। ऐसी बातें रखते हुए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार पुनः आदेश आदेश कहेंगे और इस बार दोनों मुट्ठियां भींच करके आदेश आदेश कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। जब हम लोग मिले तो कम से कम एक दूसरे को जो है वो आदेश आदेश हम लोगों को कहना चाहिए, चाहे वो उपाध्याय बना हुआ है, चाहे जोगी बना हुआ है, चाहे नाथ बना हुआ है, चाहे कोई भी बना हुआ है, इतना हम लोगों को आना चाहिए। तो आदेश आदेश कहेंगे, सब लोग एक दूसरे को कहेंगे और मंच में बैठे हुए सभी वरिष्ठ जनों को कहेंगे हम आदेश 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 आदेश। एक मुश्त में कहो, बटो मत। आदेश आदेश। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय डॉक्टर हंसराज जी का। विधायक हिमाचल प्रदेश विधानसभा अशोक शास्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा, आभार स्वरूप, अभिनंदन स्वरूप डॉक्टर हंसराज जी को यहाँ पगड़ी भी पहनाएंगे और उन्हें बाबा गुरु गोरखनाथ का एक चित्र भी भेंट करेंगे। देवियों सज्जनों, आप सबकी एक बार पुनः करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। हमारे विशिष्ट अतिथियों में यहाँ पधारे डॉक्टर हंसराज जी जो इस कार्यक्रम में आए, जिनके संबोधन को आपने सुना, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। देवियों सज्जनों, हम सब ये जानते हैं क्योंकि हम उस परंपरा से गहरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। बाबा गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को, जो कि प्रथम गुरु के रूप में उसे संगठित किया और योग विद्याओं का एकीकरण किया। आज योग पूरी दुनिया में मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रयासों से। और हमारा सौभाग्य है कि ओडिशा से, कटक से योगी महंत शिवनाथ जी मठाधीश वहां योग को लेकर लगातार योग के माध्यम से मानव कल्याण के लिए आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है, आपका सानिध्य मिलता रहता है। मैं उनसे ही निवेदन करूंगा परम पूज्य योगी महंत शिवनाथ जी से कि वे, और आपसे भी निवेदन है, श्रद्धा के भाव से, भक्ति के भाव से आइए उन्हें सुने, क्योंकि उन्होंने आत्मा की शुद्धि के लिए योग को जिस रूप में प्रसारित किया है, हम सब के लिए बहुत अनूठा अनुभव है। तो आइए सम्मान के साथ तालियां बजाएंगे कि करताल ध्वनि परम पूज्य योगी महंत शिवनाथ जी। सदाशिवसमारम्भां गोरक्षनाथमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मस्तनाथ पीठाधीश्वर माननीय बालकनाथ जी महाराज, हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय खट्टर साहब, मंचासीन वंदनीय अर्चनीय संत मंडली और मंचासीन अन्य गणमान्य व्यक्तिगण, अतिथिगण, उपस्थित सज्जन वृंद, हमारे नाथ संप्रदाय भारतवर्ष में सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। संत कबीरदास, संत तुलसीदास, गुरु नानक का पहले आविर्भाव होने से पहले नाथ संप्रदाय था।
शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य से पहले नाथ संप्रदाय था। नाथ संप्रदाय के संस्थापक गोरखनाथ जी नहीं है। गोरखनाथ जी के गुरु मच्छिंद्रनाथ जी थे। मच्छिंद्रनाथ जी के गुरु आदिनाथ जी। तो आदिनाथ जी भगवान शिव नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो भगवान शिव जितना पुराना है, नाथ संप्रदाय इतना ही पुराना है। दूसरा पॉइंट, नाथ संप्रदाय का जो विस्तार, इतना विस्तार हुआ, अन्य संप्रदाय का इतना विस्तार नहीं हुआ। संत तुलसीदास और कबीर, ये दोनों महापुरुषों का प्रभाव आपके उत्तर भारत में है। संत तुलसीदास कबीर का कोई मठ मंदिर उड़ीसा, बंगाल, आसाम में नहीं है। कोई साधु संत नहीं है, उनका कोई शिष्य भगत नहीं है, दक्षिण भारत में नहीं है। ये दोनों महापुरुषों का प्रभाव, प्रचार, प्रसार उत्तर भारत में है। गुरु नानक, उनका प्रभाव पंजाब में है। किंतु गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय, इसका प्रभाव समग्र भारतवर्ष में, आप कोई भी प्रांत में जाइए, नाथ संप्रदाय का मठ मिलेगा, साधु संत मिलेंगे, धुना मिलेगा। और आप लोग जैसे गृहस्थनाथ हैं, ऐसे गृहस्थनाथ हर प्रांत में हैं। तो ये नाथ संप्रदाय का जो विस्तार है, केवल भारतवर्ष में नहीं है, बहिर्भारत में, पाकिस्तान में रावलपिंडी, पेशावर, झेलम, सिंध प्रदेश, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सब स्थान में नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा बड़ा मठ था। देश जब विभाजन हुआ 1947 में, साधु लोग पाकिस्तान छोड़ करके भारत में आ गए, वो मठ सब ध्वस्त हो गया। कुछ कुछ जगह में भी है अभी। रावलपिंडी में गोरखनाथ मंदिर है, पेशावर में गोरखनाथ मंदिर है, बलूचिस्तान में जो हिंगलाज मंदिर है, ये भी हमारे नाथ संप्रदाय का था। तो बांग्लादेश में 3-4 बार गया हूँ। बांग्लादेश में भी नाथ संप्रदाय का बहुत मठ मंदिर था। देश विभाजन के बाद वो नष्ट हो गया। एक जगह में मैं गया समुद्र का अंदर, बाई बोट में गया। वहाँ समुद्र का अंदर एक आइलैंड है, एक द्वीप है। वहाँ गोरखनाथ मंदिर, जालंधरनाथ मंदिर, कानिपानाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, वहाँ बांग्लादेश में समुद्र का अंदर है। मैं देख कर आया हूँ, फोटो वोटो लाया हूँ। तो नाथ संप्रदाय का विस्तार केवल भारतवर्ष में नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान काबुल में संत सिद्ध रतननाथ जी का समाधि मंदिर काबुल में है। इसी तरह नाथ संप्रदाय का विस्तार समग्र एशिया महादेश में विस्तार लाभ किया था। ये हो गया विस्तार। इसके बाद नाथ संप्रदाय एक राजधर्म था। राजधर्म मैं इसको बोलता हूँ क्योंकि बहुत राजा महाराजा भारतवर्ष में थे जो नाथ संप्रदाय में दीक्षित थे। जैसे भर्तृहरि उज्जैन के महाराजा थे, वो बाद में जोगी हो गए, गोरखनाथ का शिष्य हो गए। गोपीचांद बांग्लादेश का राजा था, वो जोगी हो गया नाथ संप्रदाय में दीक्षा लेकर के। और चौरंगनाथ, ये सियालकोट पाकिस्तान में है, सियालकोट के राजपुत्र थे। ये नाथ धर्म में दीक्षा लेकर के जोगी हो गए। उड़ीसा में एक राजा थे, उनका नाम विभूतेंद्र मल्ल, वो जोगी हो गया, उनका नाम हुआ मल्लिकानाथ। मल्लिकानाथ का गादी उड़ीसा में है। तो इसी तरह अनेक राजा महाराजा इस धर्म में दीक्षित हुए थे। और अनेक राजा महाराजा जोगी नहीं हुए, लेकिन गृहस्थ होते हुए भी नाथ धर्म का बहुत प्रचार और प्रसार किया। जैसे नेपाल में पृथ्वीनारायण शाह, महाराजा पृथ्वीनारायण शाह गोरखनाथ के शिष्य थे। अच्छा ठीक है, समय। हाँ, तो इसी तरह चित्तौड़गढ़ के महाराजा बापा रावल और राजस्थान जोधपुर के महाराजा मानसिंह, भाटी राजा, जैसलमेर के भाटी राजा, दिल्ली के पाल वंशीय राजागण, ये सब नाथ संप्रदाय में दीक्षित थे। तो समय तो बहुत कम है, बोलने का बहुत कुछ था, समय कम है, इतना मैं संक्षिप्त में और 2 मिनट में लूँगा। संक्षिप्त में नाथ संप्रदाय का देन क्या है? शंकराचार्य वेदांत प्रचार किया,
चैतन्य महाप्रभु, कबीरदास, तुलसीदास भक्ति मार्ग का प्रचार किया। गोरखनाथ, नवनाथ, 84 सिद्धों ने योग मार्ग का प्रचार किया। तो योग नाथ संप्रदाय का मुख्य देन है। योग, तंत्र, आयुर्वेद और साहित्य, ये 4 क्षेत्र में नाथ संप्रदाय का काफ़ी अवदान है। योग के बारे में मुझे बोलना था। योग के बारे में एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि योग का जो है ना 84 आसन है। 84 आसन का सृष्टा गोरखनाथ है, पतंजलि नहीं है। क्योंकि गोरखनाथ जी का नाम में गोरक्षासन है, मच्छिंद्रनाथ का नाम में मच्छिंद्रासन है, पतंजलि का नाम में कोई आसन नहीं है। पतंजलि कभी नहीं कहा आसन प्राणायाम करने से रोग दूर होगा। गोरखनाथ जी ने कहा आसन है न रुजुहंती, रुजु मीन्स रोग, रोग बीमार आसन करने से दूर होता है। तो ये है, और बहुत कुछ है, बोलने का टाइम नहीं है। कि ये हो गया योग। तंत्र में भी नाथ संप्रदाय का देन है, आयुर्वेद में है, साहित्य में 1-2 पंक्ति गोरखवाणी बना बोल करके मैं समाप्त करूंगा। गोरखनाथ जी ने कहा हसीवा खेलीवा गाईवा गीत, दृढ़ करी रखी अपना चित। हसीवा खेलीवा रहीवा रंग, काम क्रोध न करीवा संग। हसीवा खेलीवा धरीवा ध्यान, अहर्निशि कथिवा ब्रह्म ज्ञान। हंसे खेले न करे वन मंग, तेन अचल नाथ के संग। जो हंसता है, खेलता है, लेकिन मन को शांत रखता है, जिसका मन चंचल नहीं है, स्थिर है, वही गोरखनाथ का साथ रह सकता है। जिसका मन चंचल है, अस्थिर है, वो गोरखनाथ का साथ नहीं रह सकता है। मैं इतना कह करके मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार माननीय पूज्य योगी महंत शिवनाथ जी का। कटक से, ओडिशा से आए इस कार्यक्रम में मंच पर आकर आपने हम सबका सम्मान बढ़ाया है। पूरे प्रदेश भर से सुबह से निकले हुए हमारे बहुत सारे साथी, भाई बहन, महिलाएं, सभी यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लगातार अभी भी बहुत जोश और ऊर्जा के साथ लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। उन सबका हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे रामवीर भाटी जी चंडीगढ़ भाजपा के हमारे महामंत्री, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं प्लीज। भाटी जी से प्रार्थना है कि एक बार मंच पर आएं और जगह जगह से इतने सारे जो हमारे बाबा गोरखनाथ के प्रति इतने श्रद्धा के भाव से सभी यहाँ पहुंच रहे हैं, उन सब का हम अभिनंदन करते हैं। एक बार मिलकर बोलेंगे बाबा गुरु गोरखनाथ की, बाबा गुरु गोरखनाथ की, बाबा गुरु गोरखनाथ की। इसी ऊर्जा के साथ, क्योंकि इस तरह की ऊर्जा से, अपने तप और साधना से जन कल्याण का जो मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, हम सबके बीच महंत बालकनाथ जी राजस्थान के अलवर से लोकसभा के सांसद, निवेदन करूंगा आपकी करतल ध्वनि के साथ, करतल ध्वनि जोश और ऊर्जा के साथ कि वे आएं और अपना आशीष हम सबको दें। विश्वेश्वर रूपम जगदीश रूपम, धर्मर के यूपम यतिवर के भूपम, संसार सारम त्रेतार्पे हारम, श्री गोरक्षनाथम सत्यम नमामि, श्री गोरक्षनाथम सत्यम नमामि। बोलिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की। भाई नू कह रहे हो कि हमने राजनीति में प्रतिनिधित्व चाहिए, आवाज थारी करनाल के बस अड्डे तक नहीं जा रही है। जोरदार आवाज लगाओ जो पूरे भारत में गूंजे। बोलिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की। अब मैं बोलूंगा मनोहर लाल जी खट्टर जिंदाबाद जिंदाबाद, तो आप लोग भी बोलोगे मनोहर लाल जी खट्टर जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में इस कार्यक्रम के कर्ता, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के जिनके विचार के माध्यम से आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, साथ ही साथ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान इस अपने हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उपस्थित हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और माननीय धनखड़ जी भी नाथ संप्रदाय के ही शिष्य हैं, ये भी नाथ संप्रदाय से ही दीक्षित हैं और नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों का ही आशीर्वाद लेकर एक किसान परिवार से आज इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के, इस प्रदेश के
मैं मानता हूं कि इस प्रदेश के एक तरह से सेनापति के रूप में इस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे हमारे धनखड़ जी, उपस्थित हमारे यहाँ से विधायक श्री हरिंद्र कल्याण जी जो कि एमएलए बड़ौदा हैं, उपस्थित श्री मोहन लाल जी जो कि विधायक श्री राय जी हैं, और हमारे बीच में उपस्थित हमारे हिमाचल प्रदेश से जो कि पूर्व में वहाँ पर डिप्टी स्पीकर भी रहे और वर्तमान में हमारे विधायक हैं, और हमारे भाई श्री हंसराज जी, यहाँ से हमारे करनाल शहर से मेयर श्री रेणु बालाजी, और उपस्थित मंचासीन हमारे सभी संत योगेश्वरों के श्री चरणों में मैं आदेश करता हूँ। साथ में शिवनाथ जी महाराज को भी आदेश करता हूँ, और सभी पार्टी के और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी मंचासीन सभी कार्यकर्ता बंधुओं को भी मैं आज इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बड़ी संख्या में जो आप सब लोग सामने विराजमान हैं, पूरे इस हरियाणा प्रदेश से पधारे हमारे भाई बंधुओं को भी इस कार्यक्रम में आने पर और इस कार्यक्रम को सफल बनाने पर आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूं। बंधुओं, सबसे पहले तो हम धन्यवाद करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के माध्यम से ही आज पूरे भारतवर्ष में ऐसे इन हमारे सांस्कृतिक, ऐसे हमारे इन महान सिद्ध पुरुषों के जीवन के ऊपर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें सबसे अग्रणी कोई प्रदेश है तो हमारा हरियाणा है। हमारे हरियाणा ने हर एक देवी देवताओं से, हर एक ऐसे महान सिद्ध योगी पुरुषों का एक स्मृति के अंदर, उनकी स्मृति के अंदर ऐसे भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया। और मैं तो बहुत एक तरह से भावुक भी हूं और हर्षोल्लासित भी हूं कि माननीय मनोहर लाल जी ने पूरे देश के अंदर एक पहला ऐसा कार्यक्रम जो जोगी समाज के लिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की स्मृति में आज यहाँ पर हम सब की उपस्थिति में आयोजन हो रहा। बंधुओं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद में जिस प्रकार से हमारे भारत की संस्कृति को, भारत के धर्म को, भारत की परंपराओं को दुनिया के सम्मुख ले जाने का जो कार्य किया वो वास्तव में अभिनंदनीय है, अतुल्य है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने देखा होगा कि हर एक वो स्थान जो हमारा पूजा का स्थान है, हर एक वो स्थान जिस नाम से, जिस स्थान से हमारी परंपरा और हम सबको जाना जाता है, हमारी पहचानों को आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे राम मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे बद्री केदार के विकास की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो, चाहे महाकाल के मंदिर के निर्माण की बात हो, और अन्य आने वाले समय पर चाहे मथुरा काशी के निर्माण की बात हो, इन सभी विषयों को आज पूरी संस्कृति के साथ जोड़कर, और मैं मानता हूं कि इन देवालयों के निर्माण के साथ में जो विश्व में एक संदेश जाने वाला है और जो वर्तमान में प्रभावित भी हो रहा है पूरा विश्व से, कि इस निर्माण कार्य से, इस पवित्र स्थानों की पूजा से आज पूरे देश को और पूरी दुनिया को एक कल्याण का भाव उत्पन्न हुआ है, एक प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी की सोच का ही परिणाम है कि आज महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की स्मृति में हम सब उनको याद करते हुए आने वाले समय पर हमारा भारत और हमारे भारत के हम सब लोग मिलकर ऐसे महान सिद्ध पुरुषों की परंपरा पर चलकर उनके दिए हुए ज्ञान को स्मरण करते हुए पूरी दुनिया से प्रेम और सद्भाव के साथ में पूरी दुनिया को आगे बढ़ाने का कार्य करें। बंधुओं, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी जिनकी स्मृति में एक कार्यक्रम किया गया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये वो सिद्धनाथ योगेश्वरों की परंपरा है, जिस परंपरा ने भारत को अखंड और एकजुट रखने के लिए, जिस परंपरा ने भारत के इस सनातन धर्म को बचाने के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया है। अनेकों ऐसे शोधकर्ताओं ने वर्तमान समय में ये पाया है, और हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदू सनातनी धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या ही कितनी है पूरे इस विश्व के अंदर। और इस भारत भूमि पर आप सब जानते हैं कि बहुत लंबे समय तक मुगलों का, अंग्रेजों का शासन रहा। लगभग 900 सालों तक हमारे इस भारत भूमि पर विदेशी ताकतों का शासन रहा, और शोधकर्ताओं ने ये जाना है और ये बात को स्पष्ट किया है कि ये भारत के सनातन धर्म को बचाने में अगर सबसे बड़ी किसी की भूमिका है तो वो नाथ संप्रदाय की है। आप सब बैठे इस नाथ संप्रदाय के अनुयायियों की है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि नाथ सिद्ध योगेश्वरों ने गांव-गांव में जाकर धुनियां रमाई।
हमारे इस सनातन धर्म के हिंदू समाज को मानने वाले लोगों को अपनी सभ्यता, अपने धर्म के साथ में, अपनी परंपराओं के साथ में, अपनी संस्कृति के साथ में उनको जोड़ कर रखा। और नाथ संप्रदाय ही एक ऐसा संप्रदाय है जिसने किसी जाति धर्म का भेद नहीं किया। नाथ संप्रदाय में प्रत्येक जाति धर्म को मानने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति, हर एक मानव इस नाथ संप्रदाय में दीक्षित होता है। इसी भाव से इस नाथ संप्रदाय ने जो समाज के उत्थान और विकास के लिए कार्य किया, और समाज में सबसे बड़ी एक मैं मानता हूं कि भगवान के आशीर्वाद के रूप में कि योग साधना का जो मार्ग प्रशस्त किया, ये महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी, महायोगी सिद्ध शिरोमणि बाबा श्री मच्छिंद्र नाथ जी महाराज की ही कृपा है कि आज भारत उतनी ही ऊर्जा के साथ में आज पूरे विश्व के नेतृत्व के लिए तत्पर है। और निश्चित रूप से आने वाले समय पर हम सब भारतवासी विश्व को एक परिवार के स्वरूप में लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी बताना चाहता हूं कि भारत को आज भी हम सोने की चिड़िया कहते हैं, कि एक समय में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत के अंदर सोने की मुद्राएं चलती थी। इसका भी एक इतिहास है नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक समय पर गोरक्षनाथ जी के शिष्य बने राजा भर्तृहरि जी, और भर्तृहरि जी के छोटे भाई थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का राज तिलक कर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने उनको आशीर्वाद दिया, और जिस प्रकार से अशोक के शासन के बाद में जो हमारे सनातन को एक बहुत बड़ी क्षति हुई थी, उसको आगे बढ़ाने का आशीर्वाद देते हुए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने विक्रमादित्य को आशीर्वाद देते हुए और पुनर्नाथ संप्रदाय के इस महान सिद्ध परंपरा के योगेश्वरों ने इस पूरे भारतवर्ष के अंदर सनातन की स्थापना की। वही विक्रमादित्य का शासन काल था जब भारत के अंदर सोने की मुद्राएं चलती थी, और उसी कालखंड को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता था, सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। उसी विक्रमादित्य के नाम से आज भी हमारे पर्व त्योहार, हमारे संस्कारिक, हमारे जो गृहस्थ समाज के जितने भी हमारे कर्मकांड हैं, वो सभी उसी विक्रम संवत के नाम से आगे बढ़ते हैं। उसी कैलेंडर को देखकर हमारी तिथियों का वर्णन होता है, हमारे पर्व त्योहारों का नामकरण होता है, उनकी तिथियों का निवारण होता है। यही नाथ संप्रदाय की सिद्ध परंपरा का हम सबको फल मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी महायोगी गोरक्षनाथ जी ने जो उनकी गोरक्षवाणी में एक विशेष रूप से उन्होंने जो एक मंत्र, एक तरह से एक समाज के व्यक्तियों को एक मंत्र के माध्यम से उन्होंने जो उपदेश दिया है कि मरो हे जोगी मरो, जिस मरनी मरो, जिठ मरनी गोरक्ष मर जीठा। अर्थात भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी ने जिस प्रकार से योग साधना के माध्यम से उसमें खपकर, उसमें लगकर जिस प्रकार से समाज की सेवा को आगे बढ़ाया है, जिस प्रकार से समाज को संगठित और एकजुट किया है, उसी प्रकार से आज वर्तमान समय में हम सबको मरने की आवश्यकता है, हम सबको कर्म करने की आवश्यकता है, हम सबको अपने भारत भूमि के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। आज वर्तमान समय हमारे भारत का समय है, आज हमारी इस पीढ़ी का समय है, और आप सब जानते हो कि आज भारत सबसे युवा है, क्योंकि भारत की सबसे अधिकतम आबादी युवा आबादी है। ये भारत माता आज अपने युवाओं से ये स्वप्न मांगती है, ये एक संकल्प चाहती है और इससे एक उम्मीद रखती है कि ये भारतवासी माननीय प्रधानमंत्री जो ऐसा नेतृत्व हमको मिला है, मनोहर लाल जी खट्टर जी जो एक संत के स्वरूप में आज हरियाणा प्रदेश को मिले हैं, जो किसी का भेदभाव नहीं करते, हर जाति को, हर धर्म को, हर हरियाणा के कोने को सबको साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, और एक अच्छे विकास के माध्यम से हरियाणा में पारदर्शिक रूप से सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लाल किले की प्राची से लिया है कि हमारा देश जब आने वाले समय पर 100 वर्ष का हो तो हमारा भारत कैसा हो, ये सोचने का विचार है। ये हम सब का उद्देश्य होना चाहिए, हम सब का संकल्प होना चाहिए कि हमारा भारत आने वाले 25 वर्षों में हम सब लोग इस प्रकार से मेहनत और पुरुषार्थ का कार्य करें, इस प्रकार से हम सब लोग अपने भारत भूमि के लिए कार्य करें कि हम सब लोग मिलकर अपने उन शहीदों के सपनों को पूरा कर पाएं, जिन्होंने हंसते हंसते हमारी आज़ादी के लिए कुर्बानी दी और ये कहकर हमसे गए कि आप सब लोग मिलकर हमारे भारत को वापस से विश्व गुरु बनाओगे, वापस से सोने की चिड़िया बनाओगे और एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में हमारे भारत को आप सब लोग आगे बढ़ाओगे। तो बंधुओं, मेरे जोगी समाज के जितने भी भाई बंद पहुंचे हैं, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा नेतृत्व आज हम सबको मिला है जिसका ध्येय केवल मात्र समाज की सेवा करना है, जिसका उद्देश्य भारत को आगे बढ़ाना है। और ऐसे नेतृत्व के साथ मिलकर हम सब लोग उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर ये संकल्प स्थान से लेकर जाएं
कि हमारा भी विकास हो, हमारे पड़ोसी का भी विकास हो, हमारे समाज में हम सब के साथ रहने वाले प्रत्येक भारतवर्ष व्यक्ति का, प्रत्येक भारतवासी का विकास हो और हम सब लोग मिलकर आने वाले 25 वर्षों में इस भारत भूमि में वो सब कर दिखाएं, वो सब कार्य करें जिससे हमारा भारत आत्मनिर्भर बने। हमारे भारत का एक एक नागरिक किसी भी गांव के किसी भी कोने में बैठा हो, कोई भी परिवार हो, वो किसी भी प्रकार से वंचित ना रहे, हर वो सुख सुविधा उसके पास हो, हर वो सुख का अनुभव वो व्यक्ति करे। इस प्रकार से हम सब लोग मेहनत करेंगे तो आने वाले 25 वर्षों में जब जो 100 वर्ष का हम आजादी का एक अमृत महोत्सव मना रहे होंगे तो निश्चित रूप से हम पूरी दुनिया को कह पाएंगे कि हम भारतवासी हैं और हम आत्मनिर्भर भारतवासी हैं और हम किसी का भेद नहीं करते, किसी धर्म का भेद नहीं करते, किसी जाति का नहीं करते, किसी देश का नहीं करते। हम सबको एक परिवार के रूप में लेकर बढ़ने वाले लोग हैं और पूरे परिवार के साथ में, पूरे विश्व के साथ में सबका नेतृत्व करते हुए, सबका सम्मान करते हुए, सब में सुख और शांति और सद्भाव का संदेश हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाएंगे। इस बात के लिए हम संकल्पित होकर इस स्थान से जाएं और इस स्थान से एक संकल्प लेकर और जाएं। कितनी ताकत से जहां भी माननीय मुख्यमंत्री का, क्योंकि आपके मंच के माध्यम से आप सब भी मुझे मिलते रहते हैं, अनेकों बार आप ऐसी बातों को, विषयों को रखते हैं जो समाज के परोपकार के, कल्याण के कार्यों से जुड़ी हुई होती हैं, समाज के उत्थान के लिए जुड़ी होती हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इन मांगों को हम सब निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भाव है, जो उनका स्नेह है, निश्चित रूप से समाज के कल्याण की भावना उनके मन और आत्मा में है। लेकिन मैं भाई बंधुओं से कहना चाहता हूं कि आज के बाद में जहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हरियाणा के किसी कोने में हो, 100-200 की टोली में हमारे जोगी समाज के भाई बंधु वहां कार्यक्रम में जाएंगे। सर पर हमारा भगवा साफा होगा, गले के अंदर भगवा दुपट्टा होगा, ये पहचान आपकी होगी और माननीय मुख्यमंत्री का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करेंगे। तो उस भाव से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी समाज के लिए आने वाले समय पर निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात समाज को देंगे और समाज के उत्थान और विकास के लिए निरंतर मुख्यमंत्री जी प्रयासरत रहकर समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं और आप सबके लिए शुभकामनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुख भाग भवे। आप सब लोग सुखी हो, निरोगी हो और पुनः एक बार बहुत ही हृदय से, मन से, भाव से और बहुत ही जोश और ऊर्जा से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं, जिनके माध्यम से आज हम सबको भगवान श्री गोरक्षनाथ जी की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन करने का अवसर मिला और आज हमारे परिवार के सभी सदस्यों से, सभी महानुभावों से मिलने का अवसर मिला है। आपको निरंतर भगवान इसी प्रकार से नई ऊर्जा और नई ताकत प्रदान करता रहे और सदैव आप समाज की सेवा के लिए समर्पित रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार पूज्य महंत बालकनाथ जी का, राजस्थान अलवर से आप यहाँ इस कार्यक्रम के लिए पधारे, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। देव सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संबोधन हो, उनका मार्गदर्शन मिले, उससे पहले मैं निवेदन करूंगा माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, की वे अपने संबोधन के लिए पधारें। आप सबके हृदय में विराजमान सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी को मेरा आदेश। इस मंच पर उपस्थित मनोहर लाल जी, मैं बधाई दूंगा। कभी हम धन्ना भगत की जयंती मना रहे होते हैं, कभी हम संत वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे होते हैं, कभी संत शिरोमणि कबीर और कभी संत शिरोमणि रविदास, और आज महान योगी जो कहते हैं सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और आज आपके रूप में यहां भी विराजमान है ऐसे महान योगी। समर्ति दिवस हम मनाने के लिए एकत्रित आए। ये अद्भुत दृश्य आज के समय में हंसराज जी भी देखने के लिए यहाँ आए और जिस प्रकार से हमारे महंत शिवनाथ जी और बाबा बालकनाथ जी वर्णन कर रहे थे
कि इस नाथ संप्रदाय की परंपरा, इस जोगी समाज की परंपरा, यह नवनाथ और 84 सिद्ध की परंपरा भगवान शिव से आती है, तो याद करो कि इस देश का प्रधान सेवक, इस देश का प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा आनंद में तभी होता है जब बाबा केदार के चरणों में होता है, जब महाकाल पे होता है, जब बाबा विश्वनाथ पर होता है। मुझे लगता है कि वहीं से सब प्रेरणाएं बेहतर करने की। कई बार लोग आश्चर्यचकित होते हैं, इतिहास में तारीखें ढूंढने लगते हैं कि कब आए थे गोरखनाथ जी, कब तक थे गोरखनाथ जी। जो इतिहास की तारीखों में जाते हैं वो भारत की संस्कृति और परंपरा को समझ नहीं सकते। भारत की परंपरा तिथियों में नहीं है, किसी चीज को पुरानी करने में नहीं है। भारत की परंपरा तो नवनीत की तरह से है, मक्खन पुराना भी है और रोजाना निकले जब नया भी है। हमारे शिव सृष्टि के प्रारंभ से भी हैं और हमारे शिव आज भी हमारे साथ हैं। हमारे श्री कृष्ण द्वापर में भी हैं, लेकिन आज भी जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो कृष्ण हमारे साथ होते हैं। शिवनाथ जी जगन्नाथपुरी से आए, वहीं खड़े दिखते हैं, हमेशा रोजाना उपस्थित होते हैं। हमारे राम तब भी थे और हमारे राम आज भी सब जगह पर हैं। हमने अपने महापुरुषों को इतिहास की तारीख में कहीं छोड़ा नहीं, हम अपने साथ लेकर चलते हैं। और ऐसे ही गोरखनाथ जी भी, गुरु गोरखनाथ हमेशा भारत में साथ होते हैं और भारत के हर हिस्से में होते हैं। जिस तरह से चर्चा कर रहे थे शिवनाथ जी महाराज कि भारत किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। भारत को बनाने का अगर नजारा देखेंगे तो जो जहां से परंपरा शुरू होती है योगियों की, वहीं से कहीं उत्तर में केदार में है, कहीं अमरनाथ में है, तो कहीं सोमनाथ में है, तो कहीं असम के शिव सागर में है, तो कहीं रामेश्वरम में है। अगर कहीं देखेंगे तो संपूर्ण भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में है, समंदपुर भारत में दिखाई देते हैं। इसलिए हम कहते हैं भारत का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। भारत का राष्ट्रवाद इस संस्कृति में जीता है और इसी के पुनरुत्थान का ये युग है कि जिन तीर्थों पर वर्षों तक कोई ध्यान नहीं देता था, मैं उल्टा कहूं उपेक्षा की जाती थी। कांग्रेस के जमाने में जब सोमनाथ का पुनरुद्धार हुआ तो नेहरू जी ने उद्घाटन के लिए जाने से मना कर दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति उद्घाटन के लिए जाने वाले थे, उनको पत्र लिख कर रोकने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने कहा था ये शिव का मंदिर है और मैं जाऊंगा उद्घाटन करने। और आज हम देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री को उनको साष्टांग प्रणाम करते हुए और हर ऐसे स्थान का पुनरुद्धार करते हुए ये युग ऐसा बनाया है इस भारत के मुखिया ने कि हम इस सांस्कृतिक पुनरुत्थान के युग में जी रहे हैं। आज बहुत ही आनंद का विषय है, मेरे सामने कोई एक जाति नहीं है, एक समाज बैठा हुआ है। बहुत सारे तो मेरे धनखड़ गोत्र के भी होंगे, कितने ही लोग हमारे हर समाज में से आते हैं। मनोहर लाल जी कोई वर्ग एक समाती के जैसे तरह से नहीं है, या हर वर्ग से जो आया और इस जोगी समाज का हिस्सा बनता चला गया। हमें आज आनंद है जहाँ प्रधानमंत्री जी के ऐसे सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर इस बात का भी आनंद है, देश के मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में कोई नाम लेना हो तो वो भी योगी के नाम से आता है, योगी के नाम से। और इस बात का आनंद है कि आज अंत में खड़े हुए व्यक्ति की कोई चिंता करता है तो हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल करता है। इसलिए मनोहर लाल जी, बड़ी प्रसिद्ध कहावत है जिसको हमारे ग्रामीण समाज में बड़े बड़े पुरस्कारों से बड़ा माना जाता है, ऐसा काम कर रहा है, कौन सा जोगी गाएंगे, आज ऐसा कुछ कर दो कि जोगी रुके नहीं, गाता ही चला जाए। आज जिस प्रकार से आपने इकट्ठे होकर और भारत की उस परंपरा को, उस योग की परंपरा को, जैसे शिवनाथ जी कह रहे थे कि एक एक आसन जिन योगियों के नाम पर है, जिन्होंने इतना बड़ा ज्ञान दिया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, जो मेरे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है।
ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा ज्ञान देने वाले गुरु गोरखनाथ जी, हमारे जो कुंडली जागरण का विषय रखने वाले गुरु गोरखनाथ जी, और ऐसे में ऐसे शिष्य जो गुरु को भी जगा दे। हमने हमेशा ये देखा गुरु ज्ञान दे रहा है और शिष्य ले रहा है, लेकिन अगर कहीं गुरु भी थोड़े समय के लिए कहीं रुक जाए, कहीं ठहर जाए, तो गोरखनाथ जैसा शिष्य वहां भी अपना तबला बजा के कहता है, जाग मचंदर गोरख आया, जाग मचंदर गोरख आया। ऐसा शिष्य जो गुरु को भी जगा दे, ऐसी परंपरा भारत में, ऐसी महान परंपरा के जो धनी हैं और जिनको जो हर समय, मैंने कहा हर युग में हर समय जिनका आशीर्वाद मिलता है, मेरे लगता है कि हरियाणा के गांव-गांव में हमारे इस प्रकार के योगी संत जो है लगातार हिंदी समझिनो जो ज्ञान के आधार पर चलते हैं, केवल भक्ति के आधार पर नहीं चलते, जिन्होंने अंधविश्वासों को दूर करने का काम किया, समाज से बुराइयों को दूर करने का काम किया, उसी परंपरा को लेकर जोगी समाज सब जगह जागरण करता है। ऐसे समाज का मैं अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज जिन साथियों ने इस मौके पर, चाहे हमारे वेदपाल जी एडवोकेट जी ने मेहनत की हो, चाहे मोहनलाल जी हों, चाहे हरविंदर कल्याण जी हों, हमारे जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी हों, भाई करण देव जी कंबोज हों, रेणु बालाजी गुप्ता हों, राहुल राणा, संजय शर्मा जी हों, भगवान दास जी कबीर पंथी हों, और जैसे हंसराज जी चल के आए हैं चंबा से। मैं पूछ रहा था कि चंबा की ठंडी ठंडी हवा, चंबा का चुख, चंबा की चप्पलें बड़ी प्रसिद्ध यादों के साथ ही आए। इन्होंने मनोहर लाल जी की मेरी सब यादें ताज़ा करा दी हैं। कैप्टन सुभाष जी जिस तरह से मेहनत कर रहे थे, तेजपाल जी जैसे मेहनत कर रहे थे, अनूप जोगी जी जैसे मेहनत कर रहे थे, महेंद्र जी जैसे मेहनत कर रहे थे, भाई सतपाल जी का परिश्रम, कांता जोगी, रामनिवास जी राठी, ये सब साथी, और रामवीर भाटी बुढ़े हमारे महामंत्री तक रहे हैं चंडीगढ़ के इस समाज के चमकते सितारे, और भाई सतपाल जोगी, सतप्रकाश जोगी, रामफल जोगी, संदीप जी हमारे पार्षद रोहतक से, इन सब के परिश्रम पुरुषार्थ से आज का जो सफल कार्यक्रम हुआ है, मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं। और मुख्यमंत्री जी से जो जो बातें रखी हैं समाज के प्रमुखों ने, अग्रणी लोगों ने, उन सबको किस प्रकार से जोगी समाज को साथ लेकर आगे बढ़े, वैसा ही आपका संकल्प है अंत्योदय का, और ये भारत जागरण का काम करते हैं। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और सोमनाथ से लेकर शिवसागर तक जो भारत है, उसकी एकता और अखंडता के लिए काम करने वाला, उस धार्मिक पुनर्जागरण के लिए काम करने वाला समाज आपके सामने है। और इनकी सभी बातों पर गौर करते हुए मुझे लगता है कि आज जो करनाल का ये कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम, निश्चित रूप से सामाजिक पुनरुत्थान का एक नया उदाहरण बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः आपके हृदय में विराजमान गोरखनाथ जी को आदेश कहकर प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत आभार माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का, उनकी उपस्थिति, उनके संबोधन के लिए। नामों के क्रम में डॉक्टर राकेश कुमार जोगी जी कुरुक्षेत्र प्रदेश सह मीडिया प्रभारी ओबीसी मोर्चा भाजपा, बलविंदर जोगी जी भाजपा विस्तारक नूह, मनोज जोगी जिलाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा बीजेपी दादरी जिला, और चरण जोगी सोनीपत जिला उपाध्यक्ष बीजेपी, इन सब का और उन सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को इस गरिमायुक्त ढंग से सफलता के साथ यहाँ तक पहुँचाया है। देवियों सज्जनों, अब समय इस बात का, क्योंकि देश के संतों महापुरुषों की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संत महापुरुष सम्मान और विचार प्रसार योजना की शुरुआत की पूरे प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी ने ऐसे संतों के विचारों को अपनी सरकार की कार्यप्रणाली का, अपने पूरी प्रशासन की कार्यप्रणाली का आधार बनाया। बिना किसी भेदभाव के हरियाणा एक, हरियाणवी एक का उद्घोष किया। ऐसे संतों से प्रेरणा लेकर अंत्योदय परिवारों के उत्थान की बात हो, महिलाओं के सुरक्षा सम्मान की बात हो, सबका साथ सबका विश्वास, और ऐसे अनगिनत जो योजनाएं सरकार की बिना भेदभाव के सब तक पहुंचाने का एक संकल्प और एक प्रेरणा मुख्यमंत्री महोदय ने हम सबको दी। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इतने सहज हैं, सरल हैं, सादगीपूर्ण जीवन शैली है उनकी। अपने आवास तक का नाम उन्होंने कबीर कुटीर रखा है। ये उनकी सोच है जो अनुकरणीय है, हम सब के लिए वंदनीय है। इसलिए एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए, अभिनंदन करें मुख्यमंत्री महोदय का, और वंदन और निवेदन भी करें उनसे कि इस अवसर पर आज उनकी सोच का ये सफल परिणाम और साकार स्वरूप है। इस अवसर पर अपने संबोधन से आज पुनः हम सबका मार्गदर्शन करें। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सब की प्रेरणा है, आज पुनः हम सबको प्रेरणा मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी।
बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। मंच पर विराजमान समाज के पुरोधा समाज के संत, अलवर से हमारे सांसद महंत बालकनाथ जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे बीच में उपस्थित महंत शिवनाथ जी योगी, उपस्थित सभी संत समाज, हिमाचल प्रदेश से पधारे हमारे विधायक पूर्व डिप्टी स्पीकर श्री हंसराज जी, करनाल की हमारी मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, समाज के ही सभी अग्रणी नेता जिनमें मुख्य रूप से कैप्टन सुभाष योगी जी, योगी तेजपाल जी, योगी अनूपनाथ जी, योगी सतपाल जी, योगी जय भगवान जी, पार्टी के हमारे महामंत्री श्री मोहनलाल बड़ोले जी, महामंत्री श्री वेदपाल जी, हमारी चंडीगढ़ इकाई के प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी महामंत्री श्री रामवीर भट्टी जी, हमारे विधायक श्री हरेंद्र कल्याण जी, पूर्व मंत्री श्री करुणदेव कंबोज जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी, उपस्थित सभी मंच पर बैठे या सामने बैठे हुए वरिष्ठजन, समाज के सभी अग्रणी बंधु, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, ठीक कहा स्वामी जी ने, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। अब ये बोध वाक्य आज का नहीं है, हमारे संतों की इतनी प्राचीन परंपरा, बहुत आदिकाल से हमेशा समाज के सुख की कामना ये की गई है। और जब ये सुख की कामना की गई है तो ऐसा नहीं कि जब उन्होंने कहा उस समय ये प्रासंगिक थी, ये आज भी उतनी प्रासंगिक है कि सबके सुख की कामना सब करते हैं, तभी वो भगवत प्राणी हैं। प्रभु के प्राणी तभी हैं जब प्रभु की संतान सब मानवों के लिए मन में एक अच्छा सद्विचार हो। अब इतने संत महापुरुष हुए हैं, एक काल में तो सबका एक स्थान उस समय बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उनकी वाणी का, उनकी शिक्षाओं का जितना एक महत्व, जितना प्रचार होना चाहिए था, वो बैकग्राउंड में चला गया। ठीक है, हमारे मंदिर हैं, हमारे मठ हैं, हमारे तीर्थ स्थान हैं, वहाँ कभी कभी कुंभ के मेले हुए, हम शिक्षा जाकर लेते हैं, लेकिन वर्तमान में सरकारों के नाते से सरकारें अलग ही सिस्टम पर चल पड़ी और समाज के अंदर बहुत सी कुरीतियां पैदा हो गई। इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जो योगदान संतों का, महापुरुषों का था, अतुलनीय था। वो समाज के अंदर कुरीतियां कैसे दूर करनी है, तो हमने सरकार में आने के बाद एक घोषणा की, संतों की जीवनियां, संत महापुरुषों के विचार का प्रसार, उनका मान सम्मान, इसकी योजना बनाई जाए। और पिछले इन 4 सालों में 2 साल बीच में कोविड के चले गए, लेकिन उससे पहले शुरू कर दिया था हमने। अभी उसके बाद भी कितने ही संतों महापुरुषों की जयंतियां ये हमने सरकारी तौर पर मनाई हैं। आज भी गुरु गोरखनाथ जी की कोई जयंती का दिन तो नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति का उत्सव ये हम मना रहे हैं। इसमें भी एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो इतिहास की बात है, कि अभी तक महंत संत गोरखनाथ जी के जीवनी के बारे में बहुत कुछ अभी अनभिज्ञता है।
बहुत चीज़ें अभी जानकारी में आई नहीं है। उनका इतिहास भी, उनके जन्म का इतिहास भी ऐसा ही है। लेकिन अब समाज को बैठ करके तय करना चाहिए कि वर्ष में कोई एक दिन उनका स्मृति दिवस, उनका प्रकाशोत्सव, उनकी जयंती का दिन ऐसा कोई मनाना चाहिए। तो पिछले दिनों में योगी जी से मेरी बात हुई, योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। मैंने कहा मेरे सामने ये विषय आया, हमें बताइए कौन सा दिन मनाना है। उन्होंने कहा कि हम मई के शायद 19-20 तारीख को समाज के लोगों की एक मीटिंग कर रहे हैं। उस दिन संभवतः सब विद्वान जो हैं उनकी जानकारी के आधार पर उसको तय करने में सक्षम होंगे। शायद 19-20 मई है, ऐसा मुझे लगता है। 19 मई सबको पता है। इसी में से ये तो तय हुआ कि आज हम ये कार्यक्रम करेंगे। कुछ बंधुओं ने कहा कि 5 मई को उनका जो है जन्मदिन प्रगटोत्सव ऐसा मनाते हैं, तो आज 5 मई को मनाइए। मेरे मन में एक विचार आया, अच्छा होता कि 5 मई होता, क्योंकि 5 मई को किसी और एक व्यक्ति का जन्मदिन भी आ रहा है। अगर वही होता तो मुझे आनंद होता। लेकिन अभी जो विवाद हो गया तो मैं कह नहीं सकता कि वो 5 मई होगा या कौन सा होगा। लेकिन उस उपलक्ष्य में 4 मई को आज हम उनका एक स्मृति उत्सव ये मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को, समाज के नेताओं को, संतों को, सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। विषय बहुत रखा जा सकता, लेकिन आज मैं थोड़ा दूसरे एक विषय पर एक नए एंगल से आपके सामने विषय रखूंगा। पिछले दिनों में दर्जनों ऐसे कार्यक्रम हुए, अलग अलग समाज के हुए। जैसे आप भी कहते हैं कि फतेहाबाद में कार्यक्रम हुआ था, उसमें आप लोग आए थे। अनुसूचित जाति के बहुत से समाजों का, पिछड़ा वर्ग के बहुत समाजों का, ये हमने कार्यक्रम किए हैं। अब कार्यक्रम के समय एक लंबी हमको सूची मिलती है कि ये हमारी मांग है, इसको पूरा करिए। जब हम महापुरुषों के जीवनी पर विचार करते हैं, उनकी शिक्षा पर विचार करते हैं, तो विषय क्या आता है? सामाजिक बुराइयां, उसके खिलाफ सब महापुरुष खड़े हुए कि किस प्रकार से हमको गोरक्षा की बात करनी है, गोहत्या का विरोध करना है, किस प्रकार से नशे को दूर भगाना है, किस प्रकार से महिलाओं में शिक्षा, इसका प्रचार प्रसार करना है, कैसे हमको पानी का जो संकट है उस पानी को कैसे बचाना है, इस ओर काम करते हैं। कब हम पर्यावरण के नाते से विचार करना, ऐसे संतों महापुरुषों के बहुत से ऐसे विचार हमारे आ रहे हैं सामने। योग का प्रचार प्रसार कैसे करना है। आज अगर महंत गोरक्षनाथ जी या इस योगी समाज की मैं चर्चा करूं तो योग के अंदर अभूतपूर्व एक योगदान रहा है, जिस योग को आज भी दुनिया मान चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 21 जून को योग दिवस मनाने के बाद जो प्रधानमंत्री जी ने कराई है, इसकी अगर बैकग्राउंड में कोई समाज, कोई महापुरुष रहे हैं तो योगी जितने भी थे वो सब योग को आगे बढ़ाते थे। तो इस प्रकार से ऐसी सामाजिक बुराइयों का, तो आज भी समाज में बुराइयां, उनको दूर करने का काम हम सबको मिलकर करना होगा। गरीबी के साथ लड़ाई लड़ना, लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करना, वास्तव में ये रचनात्मक काम है जिसके ऊपर हमको विचार करना है। अब ये सब मांगे आपकी तरफ से आई, बाकी सबकी तरफ से आई। हमने भरपूर प्रयत्न किया कि इन चीजों पर कैसे आगे बढ़ें। महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और उससे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में अभूतपूर्व काम हुआ। जो बेटियां गर्भ में मार दी जाती थी, जो जेंडर रेशो 2014 में जब शुरू किया, उस समय 851 की जेंडर रेशो थी। आज हरियाणा की जेंडर रेशो बंधुओं 923 हो गए। 923 2000 जन्म के पीछे 72 बेटियां जो गर्भ में मार दी जाती थी, आज वो बचती हैं। बेटी हमारा धन है। बेटी समाज के अंदर, समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये एक प्रकार का, यानी हमारी परंपराएं हैं, ये कैसे बचाना है। बेटी की शिक्षा, 72 कॉलेज हमने खोले, जिसके अंदर 42 कॉलेज केवल महिलाओं के और बाकी 30 कॉलेज जो हैं उसको हमने एजुकेशन यानी को एजुकेट, जो लड़के लड़कियों दोनों का ऐसे कॉलेज हमने खोले। शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। मित्रों, गरीब की सहायता कैसे की जाए।
पहचान कर रहे हैं हम कि कौन गरीब रह गया, उसकी सहायता में उनका पहले डाटा इकट्ठा किया परिवार पहचान पत्र में, उनकी आय कितनी है। बीपीएल इस नाते से पहले 1,20,000 की आय को बीपीएल माना जाता था। हमने कहा कि नहीं, इसको बढ़ाना चाहिए। हरियाणा में 1,80,000 किया, 1,80,000 किया ताकि गरीबों की सहायता की जा सके। उनके राशन कार्ड बनाए, आयुष्मान कार्ड बनाए। जिस परिवार में काम करने वाला व्यक्ति अगर एक भी मिल जाए, उसको काम के लिए कैंप लगा के उसमें बुलाओ। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसको हमने किया। व्यक्ति का स्वाभिमान कैसे खड़ा करना है, इसके लिए हमने काम किए। अब ये सामाजिक काम है, ऐसा नहीं है। ये हमारे समाज में भी जो गरीब समाज है, ज़्यादातर मैं समझता हूँ जोगी समाज की कोई आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उनको व्यवसाय की ज़रूरत है, उनको हर सुविधा की ज़रूरत है, लेकिन इस सुविधा इस प्रकार से हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक दूसरा प्रकार होता है जो राजनीतिक प्रकार है कि समाज को जातियों में बांट के रखो, जातियों के नाते उनकी डिमांड को पूरा करो और उसके बदले में जातियों से सौदेबाजी करो कि आप मेरा काम करो, हम आपको वोट देंगे। वोट के बदले में काम, ये सौदेबाजी, ये गलत परंपरा है। इस परंपरा को हमको तोड़ना चाहिए, तोड़ना चाहिए। वोट अपनी जगह है, समाज को सुधारना, इसको ऊपर उठाना, ये अलग एक विषय है। हम सबको मिल करके अगर जाति के तौर पर भी, पंथ के तौर पर भी, महापुरुषों की शिक्षा के हिसाब से भी अगर आगे बढ़ना है तो दूसरी परंपराएं जो हमारी बनी हुई हैं उस पर काम करना चाहिए। हमारी चिंता जरूर सरकार करेगी, जिसकी जो जो जरूरत है उसको हम पूरा करेंगे। हाँ, महापुरुषों की अमरता, उनको याद रखना ताकि हमारी प्रेरणा लगातार हमको मिलती रहे। मंत गोरक्षनाथ जी के नाम से अगर कुछ चीज़ें अगर प्रदेश में होंगी तो हमेशा हम याद रखेंगे। जब भी हम जाएंगे उनकी शिक्षा के सामने हमारा नतमस्तक हम होंगे। हमारे आराध्य हैं, हमारे देवता, उनको याद रखना। तो इस परंपरा पर हमने हरियाणा में काम किया है और उस नाते से जितनी भी बातें आपने बताई उनमें से बहुत सी बातों का विचार हमने किया है। जिस प्रकार से एक विषय आया कि महंत गोरखनाथ जी का कैसे उनके नाम को याद रखें, मुझे कष्ट के साथ बात करनी पड़ रही है कि आपके संगठन, 5 संगठन तो मैं जानता हूं, अलग अलग संगठन काम करते हैं, अलग अलग एरिया में करते हैं, अलग अलग नेता हैं, और भी ज़्यादा होंगे। मेरा कहना है कि सबसे पहला काम पूरे समाज की एकता, एक होकर के एक नेतृत्व तो बना करके आगे बढ़ें, ये सबसे पहली आवश्यकता है। और जो जो मांगे अलग अलग से आई हुई हैं, सब मिल करके एक मांग पत्र के हिसाब से आएंगे, बहुत सी चीज़ें हल हो जाएंगी। जैसे हम 2 या 3 शहरों के अंदर महंत गोरखनाथ जी के नाम से कुछ चौक का नाम रखेंगे, लेकिन वो जब तब आप सहमत होकर के हमको बता देंगे। हम 2 या 3 मार्गों का नाम उनके नाम से रख देंगे, आप सहमत होकर के बता दीजिए कि महंत गोरखनाथ जी के नाम से ये मार्ग रखने हैं, बशर्ते कि पहले किसी और का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी दूसरे को तकलीफ भी नहीं पहुंचा सकते, नहीं ना पहुंचा सकते। हमारे जो अपने आराध्य हैं उनके नाम से अलग से मार्ग हम रखें। कोई एक शिक्षण संस्थान, कोई कॉलेज से हम शुरू करेंगे, किसी एक कॉलेज का नाम महंत गोरखनाथ जी के नाम से उनका नाम रखेंगे। डिमांड्स में आया कि उनके नाम की एक चेयर स्थापित की जाए, तो मैंने महंत जी से अभी बात की है, महंत बालकनाथ जी से। तो विश्वविद्यालय बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय जो अस्तलबोर में है, इस विश्वविद्यालय में महंत गोरखनाथ जी की चेयर ये स्थापित की जाएगी ताकि उनके नाम का, उनकी शिक्षा का एक प्रकार से शोध किया जा सके। मित्रों, हम लोगों ने पुजारी पुरोहित एक बोर्ड का गठन किया है। अब मेरा एक विचार जो आज डिमांड में भी रखा हुआ है, अलग अलग बोर्ड की बजाय पुजारी पुरोहित में जो हमारे नाथ संप्रदाय के नाथ सज्जन हैं, जो पूजा का काम करते हैं, उन गुरुद्वाराओं की परंपरा में हैं, हम नाथ संप्रदाय के उन लोगों को भी उस पुजारी पुरोहित बोर्ड के अंदर शामिल करते हैं। ये भी एक घोषणा आपको बताई जाती है। आपकी जो धर्मशालाएं हैं, मुझे मालूम नहीं कितनी हैं,
सबसे पहले अगर आप नाथ संप्रदाय की या योगी समाज की जो भी धर्मशालाएं हैं वो सब अगर आप हमको सूची दे देंगे तो यथा योग्य सबको उनके साइज के या उनकी आवश्यकता के हिसाब से योगदान जो है वो भी उसमें अनुदान दिया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा भी हम करते हैं। संतों की शिक्षा को पाठ्यक्रम में जोड़ना, ये घोषणा पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि हर संत महापुरुष के नाम से अलग से पाठ जोड़ना तो शायद बच्चों के साथ जाति हो जाएगी, क्योंकि संत महापुरुषों की लिस्ट बहुत बड़ी बन गई है। उन सब का उल्लेख करते हुए संतों की शिक्षा ये बच्चों को पता लगना चाहिए, इसलिए महंत गोरखनाथ जी की शिक्षा का उल्लेख हम पाठ्यक्रम में जरूर करेंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में जैसे एक सज्जन हमारे कैप्टन साहब बोल रहे थे कि उनको आरक्षण के कारण से कितने सरपंच बता रहे थे बने, 31 सरपंच बने, और ये पहली बार बने होंगे जब बीसीए को आरक्षण दिया है। इसी प्रकार का आरक्षण नगरों में जो नगर पालिकाएं नगर परिषदें हैं उसके अंदर भी इस चुनाव से पहले लागू कर देंगे, ताकि आपके लोग उसमें भी आकर के चुनाव लड़ सकें, आगे बढ़ सकें। हमारे जो पारंपरिक संगीत वादक हैं, सारंगी वादक हैं, फिर कुछ और अन्य जो शिव विवाह आदि के ऊपर जो जिस प्रकार से वाद्य बजाते हैं, ऐसे सब वादकों के लिए एक विशेष आयु के बाद जब वो अपना वाद्य बजाने के सक्षम नहीं रहते, आखिर फूंक मारनी होती है और वाद्य फूंक से ही है, तो एक सारी आयु तक वो संभव नहीं होता है, तो जो उनकी सक्षमता समाप्त होगी, ऐसे वाद्य वादकों के लिए अलग से पेंशन की एक स्कीम बन रही है, ताकि उनकी आजीविका की पेंशन उनको ये मिल सके। एक मेरा ऐसा भी विचार है कि देखिए, समाज में एक परंपरा भिक्षा मांगने की है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है योगी समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो भिक्षा मांग करके अपना काम करते हैं। कुछ पारंपरिक चला आ रहा है, हो सकता है उस समाज के अंदर मांगने वाले, भिक्षा मांगने वाले लगते हैं कि शायद हमारा यही व्यवसाय है। इस व्यवसाय को छोड़ना चाहिए। ऐसे सब लोगों को हम विशेष शिक्षा, विशेष उनका जो हुनर है उनका विकास करके, उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है उसको करा करके उनको अलग से व्यवसाय करने के लिए हम योजना बनाएंगे, ताकि इनको कोई व्यवसाय मिल सके, अपनी आजीविका उसमें से वो कमा सकें। एक ये भी विचार आप लोगों में से ही किसी सज्जन ने जोड़ा है, इस नाते से ये सब हम करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि इन महापुरुषों की जयंतियाँ हम सब मना रहे हैं, और उसमें शिक्षा के आधार पर जो चीज़ें हमारे लिए संभव होंगी, सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे शिक्षा। शिक्षा में हमने आरक्षण पहले से दे दिया है। अब एक आरक्षण की जात पात के नाम से जो लोग कहते हैं इस जाति को यहाँ जोड़ दो, इस जाति को यहाँ जोड़ दो, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं दूसरी जातियों से जुड़ी हुई होती हैं। हमने कोई चीज़ कहीं भी अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर भी जाता है। हम उसमें योग्य विचार करने के बाद जो गरीब है, जिसको आरक्षण पहले नहीं मिला है, उसके लिए विशेष योजनाएं बनाएंगे। लेकिन अगर कोई वर्ग पहले से आरक्षण में आ गया है, उसको अतिरिक्त लाभ देना कई बार कठिन होता है, कई विषय इसमें कोर्ट में भी चले जाते हैं। तो हमने घोषणा की थी कि अगर योगी समाज या घुमंतु समाज, बहुत जातियां उसमें, उन जातियों में से कोई जाति जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा, ऐसे परिवार में यदि सरकारी नौकरी पहले से नहीं है तो उनको सबको 5% अंक ये अलग से मिलेंगे, और ये आपके समाज पर भी लागू होता है, तो उनको 5% अलग देंगे। लेकिन किसी को एक बार आरक्षण का लाभ मिला है तो उसको ये कठिन हो जाता है, दो लाभ नौकरियों में मिल नहीं सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, मैंने स्वामी जी को बताया है, हालांकि वो पता नहीं क्यों बैठ गया है कि शायद कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला। एक शब्द है DNT। DNT की बात बहुत लोगों ने की है कि समाज को DNT में जोड़ दिया। अब वो जोड़ा कि नहीं जोड़ा मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों ने उसको विषय जो बनाया मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। DNT क्या होता है? DNT से अगर D हटा दो तो बनता NT। NT कभी अंग्रेजों के टाइम पर होता था नोटिफाइड ट्राइब, जो पढ़े लिखे लोग उसको समझेंगे। नोटिफाइड ट्राइब वो होते थे, जैसे थाने में 10 नंबरियों की लिस्ट लगती है ना, कि 10 नंबर ये परमानेंट अपराध करने वाला आदमी है, इससे बच के रहो।
ऐसे नोटिफाइड ट्राइब होते थे जिनसे समाज को बचने के लिए कहा जाता था। उनका जो व्यवसाय धंधा कोई टाइप का होता था जिससे लोग पसंद नहीं करते थे। ऐसे नोटिफाइड ट्राइब कुछ जातियां होती थी, उनको अलग से पहचान बन गई, नोटिफाइड है, लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखते थे। देश आज़ाद हुआ तब ये विचार आया कि नहीं, अब हम सब समान हैं। जो नोटिफाइड ट्राइब हैं उनको डी नोटिफाई कर दो, अर्थात उनके ऊपर जो तमगा लग गया है ये गलत समाज का, उसको ठीक करना तो उसको डी नोटिफाई कर दो। तब उनको डीएनटी कहा और ये कहा कि पिछड़ा हुआ समाज है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। तब वो बना डी नोटिफाइड डीएनटी। हम कहते हैं हमको डीएनटी में जोड़ दो। डीएनटी का मतलब तो पहले नोटिफाई बनो, पहले एंटी बनो। नोटिफाइड का अर्थ मैं शब्दों में बता नहीं पा रहा हूं आपको कि किस टाइप का नोटिफाइड समाज होता था। बता सकते हैं मंच पर बैठे हुए कोई? हाँ, क्या होता था? ये जी जो कह रहे हैं डकैती डालते हैं जब गांव में देहात में, हाँ, तो अंग्रेजों ने 1872 में कानून बनाया था कि ये जातियां, यहाँ के बताओ, यहाँ के बताओ, सबको पता लगे डीएनटी क्या होता है। हाँ, एंटी अंग्रेजों ने बनाया था 1857 के बाद। और 1872 में ये कानून आया था कि जो जातियां समाज को लूटती हैं, डाके डालती हैं और ख़ास तौर से अंग्रेज जाति को तंग करती हैं, वो थाने में हाजिरी लगाया करेंगी और जब थाना छोड़ेंगे दूसरे शहर में जाएंगी तो उस थाने में हाजिरी लगाया करेंगी। उसको एनटी बोलते थे, नोटिफाइड ट्राइब। और ये 1952 में डीएनटी बनाया था भारत सरकार में 1952 के बाद, परंतु इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। वो तो राजनीतिक कारण हो सकते हैं, कुछ और भी कारण हो सकते हैं, परंतु मौजूदा सरकार ने फतेहाबाद में रैली की थी कुछ उसमें फायदा देने के लिए। वो तो सुनिए, वो जो नोटिफाइड पहले थे उन्हीं को डी नोटिफाई किया था। इसमें अगर नया जुड़ना चाहेगा समाज तो जुड़ नहीं सकता वो, क्योंकि नोटिफाइड मतलब जो पहले से जैसे बताया लुटेरे थे, कुछ जो डाका करते थे, उनको तंग करते थे, उनकी एक समाज का एक नाम था जो नोटिफाई हुए थे, उनको हटाने के लिए डीएनटी कर दिया। नया समाज डीएनटी बनाने से बल्कि कई बार गलत अर्थ निकलता है कि पहले इसको एंटी बनाओ फिर इसको डीएनटी बनाओ। तो हमारा समाज क्या एंटी बनना चाहेगा? क्या नहीं बनना चाहेगा। हाँ, पहले जो एंटी में थे वो डीएनटी हुए हैं, उनके उत्थान के लिए जो योजनाएं बनाएंगे वो सारी समाज के हित में आगे भी बनाएंगे। उनकी शिक्षा में, उनके रोजगार में, उनको मुख्य धारा में लाने में किसी को भी अब वो चीज़ नहीं रहेगी जो कभी अस्पृश्यता, पहले अनटचेबिलिटी होती थी। अब छुआछूत का जमाना नहीं है, हम सब समान हैं, बराबर हैं। तो बराबर होने के लिए डीएनटी की सारी योजनाएं बना करके उनको मुख्य धारा में लाया जाएगा। नया डीएनटी बनाने का कोई परंपरा नहीं है, मैं इतना बताना चाह रहा हूँ। इसलिए कि बार बार ये विषय आता, हमको डी नोटिफाई जोड़ दो, हम ये कर दो। मैं अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि इस समाज का जो योगदान प्राचीन समय का जब इतिहास है तो ये कह सकते हैं कि आज योगी समाज ही हमारी उन परंपराओं का वाहक है जो कभी हमारे सांस्कृतिक पहचान होती थी। हमारे मंदिर थे, हमारे मठ थे। अंग्रेज़ों ने और उससे पहले मुगलों ने, अंग्रेज़ों से पहले मुगलों ने जितना मंदिरों को तोड़ा, उसमें तोड़ने के लिए यानी ना तोड़ा जाए इसका मुकाबला करने के लिए जो योगी समाज ने योगदान किया अभूतपूर्व है। और इसके लिए एक प्रमाण मैं आपको बताता हूँ कि नेपाल के अंदर महंत गोरखनाथ जी का चित्र वहाँ की मुद्रा पर अंकित होता था। जब माओवादियों की सरकार आई तो उन्होंने वो चित्र वहाँ की मुद्रा से हटा दिया। जैसे हटाया तो वहाँ विद्रोह हुआ और हमारे गोरखनाथ के जो योगी समाज के लोग हैं उन्होंने विद्रोह के बाद उस माओवादियों का भी सफाया कर दिया। ये इस प्रकार का सिस्टम हमारे यहाँ पहले कभी होता था। योगी समाज का बड़ा एक स्थान था। अगर राम जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए आज इसका श्रेय किसको दिया जा सकता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अगला कोई श्रेय लेने वाले कोई हैं तो योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री, और राम जन्मभूमि को सुरक्षित करने के लिए उनको योगदान दिया जा सकता है। तो समाज की रक्षा सुरक्षा, धर्म की रक्षा सुरक्षा, जो कभी गुरु परंपराओं में से ये चीज़ें निकल के आई, योगी समाज तो आदि काल से चलता आ रहा है। मैं योगी समाज के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखता हूँ। इतना ही मेरा निवेदन, सब इकट्ठे होकर के एक ग्रुप बना के मेरे पास आ जाओ। जो आवश्यकताएं आपकी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, स्वाभिमान की, जो चीज़ें आपको चाहिए सारी चीज़ें आपको प्रदान की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हेलो,
देविया सज्जनों, सिर्फ तालियों से नहीं, अब दुआओं का वक्त है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कल के उनके जन्मदिन की अग्रिम बधाई जरूर दें। आप सभी अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दें, आशीष दें, अपने आप तरफ से दुआएं मुख्यमंत्री महोदय को उनके जन्मदिन के अग्रिम बधाई इस रूप में। एक बार मिलकर तालियां बजाएं सभी लोग, पूरे सम्मान के साथ, शुभकामनाओं के साथ। आभार के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसी विभूति जिनका चिंतन इस प्रदेश के लोगों को एक नए शिखर तक लेकर जाने के लिए समर्पित है, जो अपनी सादगी के लिए, अपनी सरलता, सहजता और प्रदेश के लोगों के उत्थान के लिए, प्रदेश के विकास के लिए समर्पित हैं। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के लिए हम